चैप्टर 33 ज़ॉम्बीज़ का खतरनाक हमला। ऋतिक कुछ पलों के लिए रुका, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, लेकिन आप यहाँ रैंक 6 और उससे ऊपर की रैंक वाला वॉरियर नहीं ढूंढ पाएंगे। सिर्फ इस जगह पर ही नहीं, लॉरेंस सिटी में भी रैंक 6 का वॉरियर मुश्किल से ही कोई होगा। वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अगले 10 मिनट में ये इसके दिमाग तक पहुंच जाएगा और तब ये पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। ऋतिक की बात सुनकर सब निराशा भरी नजरों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। जल्दी करो, मुझे मार डालो, सूरज ने सबकी निराशा भरी निगाहों पर गौर करते हुए दहाड़ते हुए कहा। मैं खुद को ज़ॉम्बी बनते हुए नहीं देखना चाहता। सूरज की बात सुनकर रक्षित और बाकी सभी सोल्जर्स के चेहरे पर परेशानी की लकीर दिखने लगी। इस वक्त सभी के चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी। अचानक से सूरज का चेहरा धीरे धीरे बदलने लग गया था और उसकी नसें उसके सिर से बाहर निकल रही थीं। उसकी आंखें भी धीरे धीरे लाल हो रही थीं। ये साफ था कि वो एक ज़ॉम्बी बन रहा था। जल्दी करो, मुझे मार डालो। सूरज इस समय बहुत दर्द में लग रहा था और उसका खून उसके मुंह से बहे जा रहा था। उसके दांत भी तेज हो रहे थे। अगले ही पल इन्फेक्टेड सोल्जर उनकी पकड़ से छूट गया और पास ही मौजूद सोल्जर को काटने के लिए दौड़ा। अचानक से उस सोल्जर की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाया और उस इन्फेक्टेड सोल्जर के द्वारा काटा जाने वाला था। जल्दी करो, लेकिन तभी अचानक से सूरज को थोड़ा होश आया और उसने दांत पीसते हुए बाकी सोल्जर्स से कहा, पेन। अगले ही पल एक चांदी का भाला उसके सिर में घुस गया। ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड था, लेकिन फिर भी इसने आखिरी समय में अपने आप पर काबू रखा ताकि वो बाकी लोगों को इन्फेक्टेड ना कर पाए। कहते हुए ऋतिक थोड़ा अफसोस महसूस कर रहा था। उस सोल्जर की इच्छा शक्ति काफी मजबूत थी। अगर उसने अभी खुद को नहीं संभाला होता तो उसने अपने साथी को ही काट लिया गया होता। सूरज, उस सोल्जर ने चिल्लाते हुए कहा, जिसे सूरज काटने ही वाला था। इस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि अगर सूरज आखिरी समय में खुद पर कंट्रोल नहीं करता तो वो जरूर इन्फेक्टेड हो जाता। बैंग बैंग बैंग। तभी वहां लगे शटर के दरवाजे पर कोई चीज खटकती हुई सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे कोई चीज टूटने वाली हो। क्या चल रहा है? रक्षित ने अपने माथे पर आ रही शिकन के साथ कहा। फिर वो खड़ा हुआ और उस तरफ चला गया जिधर से वो आवाज आ रही थी। काले शीशों वाली विंडो से वो साफ देख सकता था कि बाहर 1 दर्जन से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ जमा थे। वो काफी भयावह लग रहे थे और लगातार चिल्ला रहे थे। तभी शटर के दरवाजे को सीधे तेज पंजे से काट दिया गया। वो दरवाजा जल्द ही टूटने वाला था और ज़ॉम्बी कभी भी अंदर आ सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ज़ॉम्बी ने रक्षित को नोटिस कर लिया था और वो लगातार उस कांच की विंडो को तोड़ने में लगा हुआ था। ज़ॉम्बी अंदर आ रहे हैं क्या? जो सोल्जर्स आराम कर रहे थे उनके कानों में रक्षित की आवाज़ सुनाई दी और वो तुरंत अपनी जगह पर खड़े हो गए। फिर उन्होंने विंडो की ओर देखा और पाया कि ज़ॉम्बीज़ किसी भी पल अंदर घुस सकते थे। जल्दी भागो यहाँ से, ऋतिक ने सभी को वार्न करते हुए कहा। ज़ॉम्बीज़ की एक खास बात थी। अभी केवल 1 दर्जन ज़ॉम्बीज़ ही वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब लड़ाई शुरू होगी तो आसपास और भी ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे, ठीक पिछली बार की तरह। जब बाकी लोगों ने ऋतिक की बात सुनी तो वे जल्दी से ऊपर जाने लगे। दूसरी मंजिल पर एक मोटा लोहे का दरवाजा था। जैसे ही वो सभी उसके अंदर गए, ऋतिक ने जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर दिया। वो दरवाजा काफी मजबूत था जिसे ज़ॉम्बीज़ आसानी से नहीं तोड़ सकते थे। और जब उन ज़ॉम्बीज़ को वहां कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता तो वे खुद ही वहां से चली जाते। वो इमारत बहुत ऊंची और काफी पुरानी थी। ऊपर की मंजिल पर ज़ॉम्बीज़ और खून के धब्बे मौजूद थे जो सूखकर जमीन पर चिपक गए थे। पूरी जगह किसी डरावनी फिल्म की सीन जैसी लग रही थी। वे जितना ऊपर जाते गए उन्हें उतने ही ज्यादा मकड़ी के जाले दिखाई देने लगे। ये कैसा शोर है? आवाज सुनकर एक सिपाही अपनी लार निगले बिना नहीं रह सका और सवाल करने लगा। उस आवाज को सुनकर ऋतिक के भी रोंगटे खड़े हो गए। वहां बहुत सारे मकड़ी के जाले थे और अजीब सी आवाजें थी, जैसे ऊपर कुछ अजीब चीज मौजूद थी। शायद ये इवॉल्व हो चुकी मकड़ियों की आवाज है, करण ने साथ सभी को बताया। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक से एक काली परछाई छत से नीचे कूद पड़ी। वो काली परछाई सीधे करण के ऊपर जाकर गिरी। ये क्या है? करण को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ और वो घबराने लगा। उसके हाथ उसकी पीठ की ओर बढ़े, तब उसे एहसास हुआ कि उसने बालों वाली कोई चीज पकड़ी है और उसके कुछ लंबे पैर भी हैं। ऋतिक जो उसके पीछे खड़ा था वो भी शॉक गया। उसने वास्तव में पहले कभी वो चीज नहीं देखी थी। उसने तुरंत अपनी सुपर आई स्किल कास्ट की।
रैंक 1 का ब्लैक स्पाइडर एबिलिटी, ये अपने साइज में काफी विशाल और थोड़ी जहरीली होती हैं। एक रैंक 1 का इवॉल्व मॉन्स्टर। ऋतिक ने राहत की सांस ली और अपना लंबा भाला निकाल लिया। उसने तुरंत ही उस स्पाइडर के सिर में छेद कर दिया और उसके शरीर को जमीन पर पटक दिया। थैंक्स ऋतिक भाई। जब करण ने पीछे पलटकर ऋतिक की ओर देखा तो उसने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। शश। ऋतिक ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया क्योंकि उसने पाया कि ज्यादा से ज्यादा अजीब आवाजें उनके पास आ रही थीं और आवाजें तेज और तेज होती जा रही थी, जैसे कि वे चीजें करीब और करीब आ रही थी। वहां कोई और मकड़ी नहीं होगी, है ना? करण ने उस विशाल मकड़ी के शव को देखा जो जमीन पर गिरा हुआ था। अपना मुंह बंद करो। ऋतिक ने उसकी ओर घूरकर देखा और कहा। उसने उस काली मकड़ी के शव को उठाया लेकिन उसे एहसास हुआ कि वहां कोई जीन क्रिस्टल नहीं था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये चीजें परमाणु ब्लास्ट की वजह से इन्फेक्ट हुई थी, इसलिए ये इवॉल्व मॉन्स्टर्स से अलग थी और उनमें कोई जीन क्रिस्टल नहीं था। ऋतिक के लिए ये थोड़ी निराशा की बात थी। सीढ़ियां चौड़ी नहीं थी और केवल 3 लोग ही एक साथ बैठ सकते थे। ये वास्तव में थोड़ा भीड़भाड़ वाला लग रहा था और ऋतिक के लिए ऐसी जगह पर अपना लंबा भाला लहराना काफी मुश्किल था। वो देखो मकड़ियां। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर जाने वाले थे, एक सोल्जर को कुछ दिखाई दिया और उसने डरते हुए सभी से कहा, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी कांप रही थी। मकड़ी। ऋतिक सामने की ओर गया और उसने दीवार पर बड़ी संख्या में मकड़ियों को रेंगते हुए देखा। वे मकड़ियां उनकी ओर ही रेंग रही थीं। ये नज़ारा देखकर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गईं और करण ने शर्म के मारे अपना मुंह ढक लिया, ये सोचकर कि उसने उन मकड़ियों को उनके बहा होने का नोटिस करा दिया था। इन मकड़ियों का आकार अभी देखी गई मकड़ी से अलग नहीं था और वे काफी भयानक लग रही थी। जल्दी फायर करो। जब रक्षित ने ये देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया। उसकी बात सुनकर सभी ने तुरंत अपनी लेजर गन्स निकाल ली। अगर वे यूं ही उन मकड़ियों से लड़ने जाते तो वे आसानी से उनके शरीर में फंस सकते थे और ये बहुत परेशानी भरा होता। ये लो, इसे पकड़ो। रक्षित ने ऋतिक की ओर देखा और पाया कि उसके पास लेजर गन नहीं है, इसलिए उसने एक लेजर गन उसकी ओर फेंक दी जो इन्फेक्टेड हुए सोल्जर की थी। ऋतिक ने तुरंत उस लेजर गन को ले लिया। फिर उसने अपने बाएं हाथ में सिल्वर इमोर्टल सोल भाला लिया और मकड़ियों पर गोली चलाने लगा। लेजर से एक रोशनी निकल रही थी जिसके इम्पैक्ट से कई सारी मकड़ियां पल भर में ही ढेर हो गई थी। 8 सोल्जर्स ने गोली चलाना जारी रखा और उस गलियारे से आ रही आधी से ज्यादा मकड़ियां मर चुकी थीं। कुछ टाइम तक पागलपन में फायरिंग करने के बाद गलियारे में मौजूद सभी मकड़ियां अंत में मर गईं। पूरी जमीन पर काली मकड़ियों के शव थे और उन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। लीडर रक्षित, क्या हमें वहां ऊपर जाते रहना होगा? एक सोल्जर ने रक्षित से सवाल किया। उन सभी मकड़ियों से छुटकारा पाना आसान नहीं था और हर कोई थोड़ा थका हुआ था। उसकी बात सुनकर रक्षित चुप रहा। अगर वे आगे बढ़ते रहे और किसी अजीब जानवर का सामना हो गया तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिलहाल किसी की भी हालत ठीक नहीं थी और उन्हें जल्दी आराम करने की जरूरत थी, लेकिन उनके पास आराम करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी और उन्हें यकीन नहीं था कि वो उन ज़ॉम्बीज़ से पूरी तरह से सेफ थे। हमें आगे जाना होगा। ऋतिक ने लेजर गन को अपनी जीन्स की जेब में रखा और ऊपर की ओर चलते हुए कहा। लेकिन ऊपर एक सोल्जर ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और वो कुछ कहने ही वाला था कि उसे नीचे उस लोहे के दरवाजे से पीटने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था वो ज़ॉम्बीज़ उस मजबूत दरवाजे तक पहुंच गए थे। चलो चलते हैं। इस समय किसी ने आपत्ति नहीं जताई और सीधे ऋतिक के पीछे ऊपर की ओर जाने लगे। पूरी इमारत में बहुत सारे मकड़ी के जाले थे और ये उन काली मकड़ियों द्वारा बनाए गए थे। ऋतिक ने अपनी स्किल कास्ट की और भाले की नोक पर हल्की आग जला दी, जिससे उन मकड़ी के जालों में आग लग गई और जल्द ही आग जलने के साथ ही गलियारे के सभी मकड़ी के जाले धीरे धीरे गायब होने लगे। जाले पर मौजूद छोटी मकड़ियां और मकड़ी के अंडे सभी आग से जल गए। चलो अच्छा है, अब यहाँ कोई मकड़ियां नहीं हैं। करण ने अपनी छाती थपथपाई और कहा। हालांकि इन मकड़ियों से निपटना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन वो साइज में काफी ज्यादा थी। वे ऊपर जाते रहे और उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। पेन। जल्द ही वे सभी ऊपर पहुंच गए जहां एक मोटा सा बंद लोहे का दरवाजा था। ऋतिक ने तुरंत उस लोहे के दरवाजे को लात मारकर खोल दिया और सभी सोल्जर्स टेरेस पर पहुंच गए। सूरज की रोशनी उन सभी के बुझे हुए चेहरे पर पड़ने लगी। हमें आराम करना चाहिए, एक सोल्जर ने कहा और तुरंत ही जमीन पर लेट गया। पूरी दिन तनाव में रहने के कारण सभी सोल्जर काफी थके हुए थे
और अब उन्हें आराम करने का समय मिला था, इसलिए सभी लोग तुरंत ही जमीन पर लेट गए। पहले हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं आगे क्या करना है। रक्षित ने अपने बैग से स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी पिल्स को बाहर निकालते हुए कहा। फिर सभी ने साथ बैठकर खाना खाया और दो दो एनर्जी पिल्स अपने पास रख ली। ये एनर्जी पिल्स एनर्जी को वापस पाने में काफ़ी मदद करती थी। ऋतिक ने भी एनर्जी पिल्स को अपने पास रख लिया और छत के किनारे खड़ा होकर नीचे की ओर देखने लगा। नीचे कई सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे जो किसी चीज़ को प्रोवोक कर रहे थे। ऋतिक को ये थोड़ा अजीब लगा। उसने तुरंत अपनी सुपर आई स्किल को कास्ट किया। सुपर आई स्किल की मदद से ऋतिक ने पाया कि नीचे सभी ज़ॉम्बीज नहीं थे, बल्कि एक मॉन्स्टर भी था जो रैंक 2 का सेवाहाउंड मॉन्स्टर था। ये साइज में काफ़ी बड़ा था और इसका शरीर भी काफ़ी लचीला था। वो लगातार उन ज़ॉम्बीज पर हमले किए जा रहा था और उसके एक हमले से कई ज़ॉम्बीज पल भर में अपनी जान गंवा रहे थे। चैप्टर 34 स्टॉर्म ऑफ फ्लावर इंटेंट। सेवर टूथ मॉन्स्टर एक ही हमले में कई ज़ॉम्बीज को मौत के घाट उतार रहा था, लेकिन वहाँ इतने सारे ज़ॉम्बीज थे कि वो मॉन्स्टर जल्द ही उन ज़ॉम्बीज से चारों ओर से घिर गया। जैसा कि कहा जाता है, चाहे हाथी कितने भी बड़े क्यों न हों, वे चींटियों से डरते ही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब चींटियों की संख्या एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाती है, तो वे पूरे हाथी को टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम हो जाती हैं। यहाँ भी यही बात लागू होती थी। कुछ ही पलों में उस क्रूर सेवर टूथ मॉन्स्टर को ज़ॉम्बीज ने पूरी तरह से खा लिया और उसकी जगह एक विशाल कंकाल नजर आने लगा। जब ऋतिक ने ये देखा तो वो अपनी सांसें रोक नहीं सका। अगर वो लोग अभी भी लड़ते रहते तो जरूर उनका भी यही परिणाम हो सकता था। अब जाकर उसे पता चल रहा था कि डेथ रीजन को इतना खतरनाक क्यों कहते थे। तभी उसने ऑब्जर्व किया कि उस मॉन्स्टर के जीन क्राइटेल को एक ज़ॉम्बी ने निगल लिया था। ये ज़ॉम्बी जीन क्रिस्टल भी खा सकते हैं। इस नज़ारे को देखकर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई और वो उस ज़ॉम्बी को ऑब्जर्व करने लगा जिसमें जीन क्रिस्टल को निगल लिया था। जीन क्रिस्टल निगलने से पहले उस ज़ॉम्बी का शरीर थोड़ा पतला और कमज़ोर था, लेकिन जीन क्रिस्टल निगलने के बाद उसमें कुछ बदलाव आने लग गए थे। वो पहले से लंबा और काफ़ी पावरफुल हो गया था। तभी ऋतिक को एक ख्याल आया और उसने तुरंत अपनी सुपर आई स्किल उस ज़ॉम्बी की ओर कास्ट की। ऋतिक ने ऑब्जर्व किया कि वो ज़ॉम्बी पहले रैंक 2 का था, लेकिन अब रैंक 3 में इवॉल्व गया था। तो इसका मतलब ये ज़ॉम्बीज भी अपने आप को इवॉल्व करने के लिए जीन क्रिस्टल की मदद लेते हैं। एक लंबी आह भरते हुए ऋतिक ने मन ही मन कहा, ऋतिक, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? करण ने ऋतिक की ओर देखा जो किनारे पर खड़ा हुआ था और सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। वो एक्साइटेड होते हुए ऋतिक के पास आया ये देखने के लिए कि ऋतिक क्या देख रहा था। जब उसने नीचे मौजूद ज़ॉम्बीज की भीड़ को देखा तो उसका गला सूख गया और उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी कंपकपाहट हो रही थी। ये सचमुच काफ़ी डरा देने वाला नज़ारा था। उसके दिमाग में बस यही सवाल चल रहा था कि क्या उन लोगों को इतने सारे ज़ॉम्बीज को जान से मारना था। चलो पहले आराम कर लें। ऋतिक ने उसके कंधे को थपथपाया, फिर किनारे पर बैठ गया और स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर स्किल कार्ड को बाहर निकाल लिया। क्योंकि अब मैं रैंक 1 का वॉरियर हूँ तो हो सकता है मैं इस स्किल को सीखने में कामयाब हो जाऊँ। ऋतिक ने मन ही मन कहा। क्या तुम सिल्वर स्किल सीखना चाहते हो, वो भी यहाँ पर? रक्षित ने ऑब्जर्व किया कि ऋतिक के हाथ में एक सिल्वर स्किल कार्ड था, इसलिए उसने सरप्राइज होते हुए ऋतिक से सवाल किया। उनके जैसे रैंक 2 के वॉरियर के लिए भी सिल्वर स्किल सीखना बेहद कठिन था, और रक्षित की नज़र में ऋतिक बस एक मिडल वॉरियर ही था। हाँ ऋतिक, मुझे लगता है कि तू ही इसे सीखने से पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए, करण ने कहा। उनकी सलाह के पीछे का कारण ये था कि स्किल कार्ड के अंदर सभी रिकॉर्डिंग और ट्रेनिंग पैटर्न एक बार यूज़ करने के बाद वॉरियर के दिमाग में सेटल हो जाएंगे। लेकिन सारी नॉलेज के बावजूद स्किल की पावर को हासिल करने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत थी। यह एक विशेषज्ञ की सारी नॉलेज और स्किल को एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में डालने जैसा था। भले ही वो जानता हो कि स्किल्स का यूज़ कैसे करना है, फिर भी अगर शरीर और मांसपेशियों को पर्याप्त रूप से ट्रेन नहीं किया गया तो वे बेकार होंगी। ब्रोंज स्किल कार्ड की जानकारी लगभग 1 सप्ताह तक रखी जा सकती है, जबकि सिल्वर स्किल कार्ड की जानकारी 3 सप्ताह तक रखी जा सकती है। मुझे 3 हफ्ते के भीतर स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर स्किल को पूरी तरह से सीखना है। ऋतिक ने सिल्वर कार्ड को अपने माथे पर रखा, जिसके रखते ही उसे एक ठंडेपन का एहसास होने लगा। सिल्वर स्किल कार्ड से एक रोशनी निकली और ऋतिक को तुरंत अपने दिमाग में नई जानकारी हासिल हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसने लंबे टाइम से इस स्किल की ट्रेनिंग ली लो और वो इसे किसी भी समय कास्ट कर सकता था।
स्किल का चमत्कार को महसूस करते ही ऋतिक की आंखें चमक उठीं। उसने सिल्वर इमोर्टल सोल को पकड़ लिया और इसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। जैसा कि कहा जाता है, मार्शल आर्ट में अपनी चरम सीमा पर स्पीड को हराया नहीं जा सकता, और स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर का मेन फंक्शन उसकी स्पीड थी। थोड़े से टाइम में आसपास के दुश्मनों पर सैकड़ों हमले करना और उन्हें बचाव का कोई भी मौका नहीं देना। अगर दुश्मन 1 या 2 हमले झेल भी जाए तो क्या वो 1 सेकंड में 100 ब्लास्टिंग हमलों का सामना कर पाएगा? हालांकि ये स्किल बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन इसे सीखने के लिए काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। वॉरियर के पास न केवल पावर्स चाहिए थी, बल्कि उसे एनर्जी को सही से कंट्रोल करना भी आना चाहिए थे। ऋतिक ने सिल्वर इमोर्टल सोल को पकड़ लिया और स्टील के दरवाजों के पास दीवार की ओर मुंह करके गहरी सांस ली। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं और वो जोर से चिल्लाया, स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर। टोन ऐसा महसूस हुआ मानो उसके द्वारा लहराए गए हर एक भाले में ठंडी ऑरा के छोटे छोटे कण प्रकट हो गए हों। अगले ही पल उसके सामने की दीवार पर कुछ छेद दिखाई देने लगे जो उसके हमले से वहां पर बनाए गए थे। नहीं, अभी इसकी स्पीड काफी कम है। ये लड़का। जब रक्षित ने पलटकर ऋतिक की ओर देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने ऋतिक को इतना पावरफुल हमला करते हुए देखा था जिसका सामना वो भी नहीं कर सकता था। उसने अभी अभी सिल्वर स्किल सीखना शुरू किया था और पहली बार इसका यूज किया था, लेकिन वो इसे इतनी कुशलता के साथ कैसे यूज कर रहा था? सभी लोग जानते थे कि सिल्वर स्किल को यूज करने के बाद एक वॉरियर की एनर्जी में काफी लॉस होता था। करण भी अजीब निगाहों से ऋतिक को ही ऑब्जर्व कर रहा था। शुरुआत में उसके मन में ऋतिक के प्रति केवल अच्छी भावना थी, क्योंकि उसने उसी एकेडमी से पास आउट किया था जिसमें ऋतिक था। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि ऋतिक सिर्फ एक साधारण मिडल वॉरियर था। उसकी तुलना किसी ऑफिशियल वॉरियर से नहीं की जा सकती थी। लेकिन बातचीत के बाद उसे एहसास हुआ कि ऋतिक न केवल अच्छा इंसान था, बल्कि उसकी ताकत भी उनसे कमतर नहीं थी। या ये भी हो सकता था कि वो उससे भी ज्यादा पावरफुल था। उसने ऋतिक के भाले की ओर देखा। वो इतना भारी हथियार है, वो इसे इतनी आसानी से कैसे चला सकता है? धत तेरी की। ऋतिक को ऑब्जर्व करते हुए करण को अचानक एहसास हुआ कि ऋतिक ने 1 सेकंड में 5 छेद कर दिए थे। 1 सेकंड में 5 हमले। क्या ये सुधार बहुत तेज नहीं था? हालांकि ये दूसरे भाले का केवल एक हमला था, ये पहले से ही बेहद भयानक था। ओह शिट, मैं केवल 5 बार ही भाला मार सकता हूँ, ऋतिक ने निराशा के साथ खुद से कहा। उसके दिमाग में जो आकृति थी वो 1 सेकंड में 100 भाले से वार करने में सक्षम थी। वो स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर की असली ताकत थी। मुझे और भी कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी इसे मास्टर करने के लिए। लेकिन जैसे ही ऋतिक वापस से अपना भाला चलाने वाला था और स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर स्किल कास्ट करने वाला था, अचानक से उसने अपने चारों ओर हल्की हवा को महसूस किया। ठीक उसी समय हवा की कई लाइनें आपस में मिली और लाइट की एक रोशनी में तब्दील हो गई। ऋतिक ने बिना किसी झिझक के अपना भाला दीवार में दे मारा। जब वो आगे बढ़ा तो एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार तुरंत फट गई। तुमने ऐसा कैसे किया? जब रक्षित ने ये देखा तो शॉक के मारे उसकी आंखें फ्रीज हो गई और उसने चिल्लाते हुए ऋतिक से सवाल किया। उसने अपने परिवार के सबसे पावरफुल वॉरियर को भी ऐसा कदम उठाते देखा था। हालांकि उससे कई साल हो गए थे, लेकिन वो उस नज़ारे को कभी नहीं भूला था। मुझे नहीं पता। रक्षित की बात सुनकर ऋतिक को होश आया और उसने अपना सिर हिलाया। वो क्या था? ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम्हारी पावर्स कई गुना बढ़ गई थी? रक्षित ने उससे सवाल किया। इंटेंट, ये एक स्किल इंटेंट था, रक्षित ने कहा। तुम कह रहे हो कि ये एक इंटेंट था? ऋतिक ने कंफ्यूजन के साथ अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए कहा। तभी उसे अचानक से किताबें में पढ़ा हुआ ज्ञान याद आ गया। स्किल्स के लिए ब्रोंज से डायमंड तक की रैंकिंग्स थी, यहाँ तक कि सबसे कमजोर ब्रोंज स्किल की ट्रेनिंग लेने और उसमें मास्टर करने पर एक वॉरियर कहीं ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकता था। एग्जाम्पल के तौर पर ऋतिक के ब्लास्टिंग पंच के साथ वो उसकी कितनी ट्रेनिंग ले सकता था उसकी एक सीमा थी। लेकिन अगर वो उस स्किल को गहराई से समझने में कामयाब हो गया तो जो एनर्जी उसे हासिल होती वो गोल्ड स्किल के बराबर होती। लेकिन किसी स्किल के इंटेंट को समझना बेहद कठिन था। इसके लिए न केवल स्किल की गहरी समझ की जरूरत थी, बल्कि इसके लिए किस्मत भी उतनी ही जरूरी थी। ये कहा गया था कि एक स्किल्स को सीखने वाले 1000 लोगों में से केवल मुट्ठी भर लोग ही इंटेंट को समझने में कामयाब हो पाते थे। इस बारे में सोचने पर ऋतिक काफी एक्साइटेड हो गया। अगर वो स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर के इंटेंट को समझ सके तो उसकी स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर स्किल नॉर्मल स्किल से कई अधिक पावरफुल होगी। बहुत अच्छे, एक बार फिर ट्राई करता हूँ।
स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर। ऋतिक ने सिल्वर इमोर्टल भाले के साथ आगे बढ़ते हुए चिल्लाया। टोन, लाइट की ठंडी चमक के साथ दूसरी दीवार पर 4 छेद दिखाई देने लगे। पावरफुल पावर्स के साथ वो भयानक तकनीक जो उसने पहले प्रकट की थी, जिसने दीवार को तोड़ दिया था, वो दोबारा से प्रकट नहीं हुई। इंटेंट के ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है। तुम किस्मत वाले थे, इसलिए तुम वो कर पाए। तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रक्षित ने ऋतिक को सलाह देते हुए कहा। एक इंसान को कामयाब होने के लिए अपनी इंटेंट की नॉलेज के साथ साथ अपने इमोशन पर भी निर्भर रहना पड़ता था, और ऋतिक को थोड़ा किस्मत वाला माना जा सकता था क्योंकि उसने उस सिल्वर कार्ड की हल्की सी गहरी नॉलेज ले ली थी। मुझे बहुत जलन हो रही है, करण ने आह भरते हुए कहा। ऐसा कुछ हासिल कर पाना उसके जैसे वॉरियर के लिए सपने देखने जैसा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी खेल में इनाम के एक सेट के लिए शिकार करना और एक ही राक्षस को हजारों बार मारने के बाद भी उस इनाम को हासिल करने में नाकामयाब रहना, फिर भी किसी और ने थोड़ी देर बाद तुरंत उस इनाम को हासिल कर लिया। ऋतिक ने हंसते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। ये सचमुच काफी खुश कर देने वाली बात थी। जब तक ऋतिक ट्रेनिंग करना जारी रखता, उसका मानना था कि उसे वापस से इंटेंट पाने का चांस मिलेगा। सभी सोल्जर्स अपने अपने हथियार तैयार कर लीजिए, हम वापस से अपना काम शुरू करने वाले हैं, रक्षित ने नीचे बैठे सभी सोल्जर्स को आदेश देते हुए कहा। हाँ, सभी ने एक साथ जवाब दिया और अपने अपने हथियारों को हाथों में पकड़ लिया। उसके बाद वे सभी सीढ़ियों से होकर नीचे जाने लगे। नीचे जाने पर उन्हें ज़ॉम्बीज का शोर सुनाई दिया। पहले से आए कुछ ज़ॉम्बीज वास्तव में ऊपर की ओर बढ़ रहे थे और यहाँ तक कि स्टील के दरवाजों को भी उन्होंने नीचे गिरा दिया था और ऊपर आने लग गए थे। चैप्टर 35 सेवर टूथ मॉन्स्टर का हमला। ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और अपने भाले से आगे की ओर हमला किया। उसका निशाना एकदम सटीक था जिससे एक ज़ॉम्बी का सिर तुरंत ही उसके धड़ से अलग हो गया। जब सोल्जर्स ने ऋतिक को हमला करते हुए देखा तो उन्होंने भी अपनी लेजर गन्स निकाल ली और ज़ॉम्बीज पर फायर करने लगे। सू सू सू, लेजर गन से निकलती हुई गोलियों की आवाज लगातार गूंजती रही और ज़ॉम्बीज के शरीर को भेदती रही। अगले ही पल कई ज़ॉम्बीज की लाशें जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देने लगी। रास्ता रोकने वाले सभी ज़ॉम्बीज जान से मार दिए गए थे और उनका रास्ता रोकने के लिए ज़ॉम्बीज की लाशें ही वहां पर मौजूद थी। हम फिर से ऑपरेशन क्लीन अप स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी सतर्क रहिए और ध्यान दीजिए कि कोई भी सोल्जर्स इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, रक्षित ने आगे जाते हुए सभी सोल्जर्स को चेतावनी देते हुए कहा। सभी सोल्जर्स पहले ज़ॉम्बीज से घिरे होने के कारण थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन उनके पास अपने मिशन को जारी रखना ही एकमात्र ऑप्शन था जिसमें वो या तो जिंदा बच सकते थे या उनकी लाशें यहाँ से ले जाई जाती। अगर वे लोग अपने मिशन को बीच में ही छोड़ देते और अपने साथियों को अकेला छोड़ देते तो वे अपने परिवारों को मुश्किलों में डाल सकते थे। उनके पास अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो ऋतिक? करण हल्का सा डरा हुआ था लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि ऋतिक ने पहले से ही अपने भाले को कसकर पकड़ा हुआ था। ऋतिक सबसे आगे चल रहा था और हमला करने के लिए काफी बेताब लग रहा था। एक्सपीरियंस पॉइंट्स के लिए। एक्सपीरियंस पॉइंट्स, ये क्या होता है? करण ने कंफ्यूजन के साथ उससे सवाल किया। अचानक से ऋतिक को अपनी कही हुई बात याद आई और उसने खांसते हुए बात को बदलते हुए कहा, मेरा मतलब ज़ॉम्बीज को मारने का एक्सपीरियंस। ऋतिक ने पहले भी सभी ज़ॉम्बी को मारने से काफ़ी एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए थे। दूसरों के लिए ये मौत के मुंह में जाना या किसी नर्क की तरह हो सकता था, लेकिन ऋतिक के लिए उन ज़ॉम्बीज से भिड़ना और उन्हें जान से मारकर उनसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करना किसी स्वर्ग के जैसा था। एक सोल्जर शटर के दरवाजे की ओर चला गया और उसे ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी एक तेज ज़ॉम्बी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उस हमले को महसूस कर वो सोल्जर शॉक के मारे फ्रीज हो गया। जब उसने विंडो से अंदर झांका था तो उसे कोई भी परछाई या ज़ॉम्बीज दिखाई नहीं दिया था, तो फिर अचानक से ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया? उसके पास रिएक्ट करने का कोई मौका नहीं था, लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी उसको काटने वाला था, एक रोशनी की किरण झिलमिलाए और ज़ॉम्बी के सिर में एक बड़ा सा छेद दिखाई देने लगा। ध्यान से, ऋतिक ने अपना भाला ज़ॉम्बी के सिर से खींच लिया और बेरहमी के साथ कहा। जब उसने ऋतिक की आवाज़ सुनी तो एक राहत की सांस ली। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और ज़ॉम्बी को दूर धकेलने लगा। थैंक्स छोटे भाई, सोल्जर्स ने हाफते हुए ऋतिक को दिल से धन्यवाद दिया। ये तो बस शुरुआत थी। जब वे लोग थोड़ा और आगे गए तो उन्हें कई सारे ज़ॉम्बीज की दहाड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो चीज़ क्या है?
जब रक्षित बाहर पहुंचा और अपनी निगाहें सामने की ओर की तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और उसने उसी हैरानी के साथ खुद से कहा, सेवरटूथ हाउंड, रैंक 2 का इवॉल्व मॉन्स्टर। करण ने जवाब देते हुए कहा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पहले देखा था, लेकिन ये वाला आकार में बड़ा था और वो ज़ॉम्बीज के एक समूह से लड़ रहा था। नहीं, ये रैंक 3 का मॉन्स्टर होना चाहिए। क्या? ऋतिक की बातें सुनकर सभी लोग चिल्ला उठे। उसने सुपर आई स्किल की हेल्प से उस मॉन्स्टर के लेवल का पहले ही पता लगा लिया था। उस मॉन्स्टर की एबिलिटी तेज स्पीड, तेज पंजे और नुकीले दांत थे। अगर कोई रैंक 1 का वॉरियर उसके सामने आ गया तो वो तुरंत ही उस सेवरटूथ हाउंड द्वारा मारा जाता। मुझे लगता है कि ये सिर्फ रैंक 2 का मॉन्स्टर है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सोल्जर ने तुरंत ही आना ब्लेड निकाल लिया और ऋतिक का मजाक बनाते हुए कहा। उसने पहले भी सेवरटूथ मॉन्स्टर को जान से मारा था जो रैंक 1 के नॉर्मल वॉरियर के जितना ही पावरफुल था। जब तक वो लोग सावधानी के साथ उससे लड़ते, वो लोग उसे मारने में कामयाब रहते। तभी अचानक से वो बड़ा मॉन्स्टर गुर्राया और आसपास मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को एक झटके में जान से मार डाला। ज़ॉम्बीज से निपटने के बाद वो मुड़ा और सोल्जर्स की ओर घूरने लगा। उसकी आंखें खून से लाल थीं और जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। उस मिस्टर ने अपने हाथ मोड़ और तेज स्पीड में उनकी ओर आने लगा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मानो उसने टेलीपोर्ट किया हो। बाहर में जाओ, वो सोल्जर तुरंत हाथ में ब्लेड पकड़े आगे की ओर जाने लगा। उसका इरादा उस सेवरटूथ मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देने का था। वो सोल्जर उस मॉन्स्टर के शरीर में मौजूद जीन क्रिस्टल को पाना चाहता था। एक रैंक 2 के जीन क्रिस्टल की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। रुको, रक्षित ने उस सोल्जर को चिल्लाते हुए रोकना चाहा। हालांकि उसे भी ऋतिक की बातों पर भरोसा नहीं हुआ था और उसे भी यही लगता था कि वो मॉन्स्टर रैंक 2 का था। लेकिन जब उसने उस सेवरटूथ मॉन्स्टर की स्पीड को देखा तो उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। वो न केवल विशाल था बल्कि काफ़ी शक्तिशाली भी था। उस मॉन्स्टर के भागने से जमीन में कंपन हो रही थी। जाकर मरो, वो आदमी सेवरटूथ हाउंड के सामने आ धमका और ब्लेड से उसे काटने के लिए हुए ऊपर की ओर उछला। लेकिन इससे पहले कि उसका ब्लेड उस मॉन्स्टर के लग पाता, अचानक से उस मॉन्स्टर की स्पीड तेज हो गई और उसने तेज स्पीड के साथ उस सोल्जर पर हमला कर दिया। क्या? वो हमला बहुत तेज था और उसकी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल था। वो सोल्जर उड़ते हुए सीधे ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन उस सोल्जर की किस्मत अच्छी थी जो उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस था। हालांकि उसे ज़मीन पर गिरा दिया गया था, फिर भी उसने इतनी तेज़ी से रिएक्ट किया और तुरंत ही अपने ब्लेड से उस मॉन्स्टर की गर्दन पर वार किया। पेन! उस मॉन्स्टर के गले से हल्का सा खून बाहर निकला जो उसके चेहरे पर फैल गया, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि ब्लेड उस मॉन्स्टर के गले में ही अटक गया था और उसका गला पूरी तरह से नहीं कटा। वो सोल्जर हैरानी के साथ अपनी ही सोच में खोया हुआ था जिसका फायदा उस मॉन्स्टर ने उठा लिया और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस सोल्जर को काटने लगा। ध्यान से, रक्षित जल्दी से आगे भागा, लेकिन सेवरटूथ हाउंड उससे भी तेज था। इससे पहले कि रक्षित उस सोल्जर को बचा पाता, उस मॉन्स्टर ने सोल्जर की गर्दन को पूरी तरह से काट दिया, जिससे भारी मात्रा में खून जमीन पर फैल गया। आखिरी सांस लेने से पहले उस सोल्जर ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। एक वॉरियर बस ऐसे ही मर गया था। जब रक्षित ने यह नज़ारा देखा तो गुस्से के मारे उसका चेहरा लाला हो गया। तभी उस सेवरटूथ मॉन्स्टर ने एक तेज की दहाड़ लगाई और सभी के दिलों को कंपा कर रख दिया। साथ ही उसकी गर्दन में फंसा ब्लेड दूर जाकर गिरा। अगले ही पल उसके घाव से बहता खून तुरंत ही रुक गया। उसके बाद वो रुका नहीं और सीधे रक्षित की ओर हमला किया। ऋतिक ने तुरंत अपने भाले से उस मॉन्स्टर पर हमला किया। भाला काफी तेज स्पीड में उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से उस मॉन्स्टर ने अपना शरीर घुमाया और उसके भाले के बार से बच गया। क्या? ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है? अपने बार को खाली जाता देख ऋतिक की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। बाकी के सोल्जर्स तुरंत आगे बढ़े और सेवरटूथ मॉन्स्टर पर लेजर गन से हमला करने लगे। ये किसी काम का नहीं है। रक्षित ने उनकी हरकतें देखी और सेवरटूथ हाउंड के हमले से बचते हुए उन पर चिल्लाया। सू सू सू! लेजर किरणों की एक आवाज़ गूंजी और सेवरटूथ हाउंड से टकराई। लेकिन उस मॉन्स्टर के शरीर पर उसका कोई असर नहीं हुआ, उसके शरीर पर बस हल्की खरोंच ही आई थी। ये वास्तव में रैंक 3 का इवॉल्व मॉन्स्टर है। जब सोल्जर्स ने अपने हमलों को नाकाम होते हुए देखा तो उन्होंने अपने दांत भींच लिए और लेजर गन्स को वापस अपनी पॉकेट में रख किया। रैंक 3 से ऊपर के मॉन्स्टर्स की स्किन काफ़ी सख्त होती थी जिसे लेजर गन्स भी भेद नहीं सकती थी। उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था,
इसलिए उन्होंने यूनिक मेटल से बने हथियारों को बाहर निकाल लिया और सेबरटूथ मॉन्स्टर पर हमला करने लगे। रैंडिंग स्लैश! रक्षित चिल्लाया और दोनों हाथों से हवा में वार किया। उस हमले ने एक हवाई ब्लेड छोड़ा जिससे सेबरटूथ हाउंड के अगले पैर से टकराने पर एक बेहद गहरा घाव हो गया जिससे उसकी हड्डी खुल गई। ऋतिक ने तुरंत अपनी स्किल को कास्ट किया जो उसने अभी अभी सीखी थी, स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर। हालांकि वो अभी उसने एक्सपर्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो एक सेकंड में 3 बार करने में सक्षम था। फीनिक्स के उल्टा स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर स्किल उसकी फिजिक और स्पीड से बार करने पर आधारित थी। इसमें कम सोर्स एनर्जी का यूज होता था और शरीर पर बोझ भी कम होता था, लेकिन एज ऑफ फीनिक्स स्किल बिना सोर्स एनर्जी के ज्यादा पावरफुल नहीं होती। बैंग बैंग बैंग! जैसे ही ऋतिक ने 3 हमले किए, उसकी आंखों से एक ठंडी ऑरा चमकने लगी। एक हमला चूक जाने के अलावा बाकी के 2 हमले उस सेबरटूथ मॉन्स्टर की आंख और कान में जाकर लगे। उस मॉन्स्टर की आंख तुरंत ही फूट गई और वो दर्द में करहाने लगा। अगले ही पल उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और 2 बेहद लंबे और नुकीले दांत बाहर निकाले। वो ऋतिक पर हमला करना चाहता था, लेकिन रक्षित दूसरी तरफ से उस पर हमला कर रहा था। जब वो रक्षित पर हमला करना चाहता, ऋतिक उस पर एक और हमला करता था। इस बीच बाकी के सोल्जर्स आगे बढ़ चुके थे। हालांकि ये तीसरी रैंक का इवॉल्व मॉन्स्टर था, फिर भी इसे कई वॉरियर्स ने घेर लिया था। गर्जन! सोल्जर्स ने लगातार उस मॉन्स्टर पर हमले करना जारी रखे, जिससे उसके शरीर पर कई घाव दिखाई देने लगे। ठीक उसी समय वो अचानक दहाड़ने लगा और अपना ऊपरी शरीर उठाकर 2 पैरों पर खड़ा हो गया। ओह शिट! ये अपनी एबिलिटी का यूज करने जा रहा है। जब ऋतिक ने ये देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। रैंक 3 से ऊपर के मॉन्स्टर्स अपनी एबिलिटी का यूज कर सकते थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वो कौन सी एबिलिटी थी, लेकिन इस सिचुएशन में उसका यूज करने के फैसले का मतलब था कि ये खतरनाक होगी। ऋतिक की बात सुनकर सभी सोल्जर्स पीछे हट गए। सेबरटूथ हाउंड की आंखें खून से लाल हो गईं और वो सीधे ऋतिक पर झपटा। वो मॉन्स्टर पहले से और भी ज्यादा तेज हो गया था। ऋतिक उसके हमले के लिए पहले से ही तैयार था और वो उस मॉन्स्टर को चकमा देने के लिए किनारे हो गया। पेंग! उस मॉन्स्टर ने अपने अगले पंजे से जमीन पर एक तेज का बार किया, जिससे जमीन पर एक बड़ी दरार आ गई और हर तरफ धूल ही धूल हो गई। वो काफी पावरफुल था और इसमें कोई शक नहीं था कि ये उसकी एबिलिटी थी जो खतरे में होने पर उस मॉन्स्टर के पास थी। वो अपनी नॉर्मल पावर से 150% ज्यादा पावर उत्पन्न करने में सक्षम था। ऐसा लग रहा था मानो उसके ऋतिक को अपना जानी दुश्मन मान लिया था और उसने ऋतिक पर हमला करना शुरू कर दिया। चैप्टर 36 ऑक्यूपाई लेवल 13। मॉन्स्टर के हमले देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने ऋतिक को अपना जानी दुश्मन मान लिया था। वो मॉन्स्टर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हमले ऋतिक पर कास्ट कर रहा था। उसकी आंखों में एक बेरहमी झलक रही थी जिसकी आग में वो ऋतिक को जलाकर राख कर देना चाहता था। बहुत जल्द ऋतिक के शरीर पर एक लंबा खरोच का घाव आ गया। उस घाव में से हल्का खून बह रहा था और दर्द के मारे ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई। मॉन्स्टर के हमले से बचने के लिए ऋतिक ने रोल किया और तुरंत खड़ा हो गया। मॉन्स्टर काफी तेज था और ऋतिक को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा था। उसने मन बना लिया था कि वो आज ऋतिक को जान से मारकर ही रहेगा। ऋतिक के पास अब केवल एक ही ऑप्शन बचा था, खुद को उस मॉन्स्टर के हमलों से बचाने का। एज ऑफ फीनिक्स! जैसे ही वो मॉन्स्टर ऋतिक पर झपटने वाला था, ऋतिक ने अचानक से दोनों हाथों में भाले को पकड़कर जोर से चिल्लाया। ऋतिक नहीं चाहता था कि वो इस स्किल का यूज करे क्योंकि इस स्किल को कास्ट करने के बाद उसकी ज्यादातर एनर्जी खर्च हो जाती थी, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था। अगले ही पल उसके भाले से एक विशाल जलता हुआ पक्षी बाहर निकला। वो जलता हुआ पक्षी सीधे उस मॉन्स्टर की ओर उड़ गया। जब वे दोनों आपस में टकराए तो वो जलने वाला पक्षी तुरंत एक ड्रैगन में बदल गया और उसने घूमना शुरू कर दिया। चूंकि सेबरटूथ हाउंड के शरीर पर पहले से ही कई घाव थे, आग की लपटों ने तुरंत उसके बालों को जला दिया और पुराने घावों के माध्यम से सेबरटूथ हाउंड के शरीर में प्रवेश कर गया। हाउल! असहनीय दर्द के कारण सेबरटूथ हाउंड जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर सभी सोल्जर्स ने अपनी अपनी स्किल्स उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट कास्ट कर दी। रेडिंग स्लैश! शैडो पंच तकनीक! चारों ओर से होते हुए हमलों के बाद एज ऑफ फीनिक्स के खतरनाक हमले से सेबरटूथ मॉन्स्टर को अपने शरीर में एक तेज गर्मी बढ़ती हुई महसूस होने लगी। सभी सोल्जर्स के पावरफुल हमलों के बाद आखिरकार उस मॉन्स्टर का शरीर कई टुकड़ों में बंट गया। आखिरकार हमने इसे मार डाला। फर्श पर गिरने से पहले करण ने एक राहत की सांस ली और कहा,
उसके साथ ही बाकी सोल्जर्स भी थकान के कारण जमीन पर लेट गए। यहाँ आने से पहले उन्हें बताया गया था कि ऑपरेशन क्लीन अप के एरियाज में रैंक 3 के मॉन्स्टर्स कम ही पाए जाते थे, लेकिन किसने सोचा था कि पहले दिन ही उन्हें किसी रैंक 3 के मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। ऋतिक तुरंत उस मॉन्स्टर की मरी हुई बॉडी के पास गया, जहां से चमकदार जीन क्रिस्टल नजर आया। ऋतिक ने उस जीन क्रिस्टल को अपने भाले की नोक से साइड किया और अपने हाथों में थाम लिया। इस जीन क्रिस्टल का क्या करना है? ऋतिक ने उस जीन क्रिस्टल की ओर नजरें करते हुए सभी सोल्जर से सवाल किया। चूंकि सभी ने मिलकर उस मॉन्स्टर का शिकार किया था, इसलिए एक इंसान के लिए इसे यूज करना बेईमानी होती। हम सब काफी थके हुए हैं, तो क्यों ना हम अपनी सोर्स एनर्जी को रिफ्रेश करने के लिए इस जीन क्रिस्टल का इस्तेमाल करें। बाकी सब की क्या राय है? रक्षित ने सुझाव दिया और बाकियों के जवाब का इंतजार करने लगा। उसकी बात सुनकर सभी सोल्जर्स ने हामी में अपना सर हिला दिया। हालांकि वो जीन क्रिस्टल काफी कीमती था, जिसे बेचकर उन्हें कई गुना फायदा होता, लेकिन फिलहाल के लिए उसे बेचना बेकार था। और चूंकि वे नहीं जानते थे कि क्या वो यहाँ से जिंदा बच सकते थे, इसलिए अपनी सोर्स एनर्जी को वापस हासिल करने के लिए उस जीन क्रिस्टल का यूज करना काफी अच्छा ऑप्शन था। एक के बाद एक उन्होंने और क्रिस्टल को पकड़ लिया और उसकी एनर्जी से अपनी सोर्स एनर्जी को बढ़ाने लगे। बहुत जल्द ऋतिक की बारी आ गई। उसने तुरंत वो जीन क्रिस्टल लिया और उसे अपनी हथेली में रख लिया। उसके बाद वो ध्यान लगाने ले लिए पालथी मारकर बैठ गया। सोर्स एनर्जी की एक बड़ी मात्रा ऋतिक द्वारा ऑब्जर्व कर ली गई थी। वो महसूस कर पा रहा था कि जीन क्रिस्टल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। जब आखिरी वॉरियर ने उस जीन क्रिस्टल की एनर्जी को अपने भीतर समाहित कर लिया, तो वो पूरी तरह से गायब हो गया। रैंक 3 के मॉन्स्टर को मारने ने कुछ ही समय बाद ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज उनकी ओर आते हुए दिखाई देने लगे। ओह शिट, वे लोग वापस आ गए हैं। करण फर्श पर आराम से लेटा हुआ था जब उसकी नजरें उन ज़ॉम्बीज पर पड़ी और वो घबराते हुए तुरंत खड़ा हो गया। चलो इन्हें खत्म करते हैं, एक सोल्जर ने कहा। उन ज़ॉम्बीज के बेरहम अंदाज ने उनके दिल में एक डर का साया छोड़ दिया था। उन लोगों ने तुरंत अपनी लेजर गन निकाली और फायरिंग स्टार्ट कर दी। उनके बीच की दूरी काफी ज्यादा थी और उनकी लेजर ज़ॉम्बीज के सिर को शूट करने में नाकामयाब थी। इसके बजाय लेजर के पावरफुल हमलों ने उन ज़ॉम्बी को और भी ज्यादा पागल बना दिया था। वो ऋतिक और बाकी सोल्जर्स की ओर ऐसे दौड़ने लगे मानो आपस में कंपटीशन रखा हो कि कौन पहले उन लोगों को अपना शिकार बनाएगा। ये सब रैंक 2 के ज़ॉम्बीज है, लेकिन ये आबादी में काफी ज्यादा है, एक सोल्जर ने परेशान होते हुए कहा। तुमने सही कहा, इनकी गिनती तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहते हुए करण ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली और हमले के आने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक से एक परछाई उसके पास से गुजरी। वो ज़ॉम्बीज को सोल्जर्स को डरावने लग रहे थे। ऋतिक की नज़र में बस एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे। उसने दाहिने हाथ से अपना भाला घुमाया और आगे आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को जान से मार डाला। उसने तुरंत अपने भाले की दिशा को बदला और सीधे दूसरी तरफ से आते हुए ज़ॉम्बीज पर हमला कर दिया। स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर की मदद से ऋतिक ने एक झटके में ही रैंक 2 के 3 ज़ॉम्बीज को मौत के घाट उतार दिया था। क्या इस लड़के को अपनी जान की परवाह नहीं है? रक्षित ने जब देखा कि ऋतिक सबसे पहले आगे आया तो उसने मन ही मन बुदबुदाया। ऋतिक हर बार उसे हैरान किए जा रहा था। उसने कभी किसी को भाला चलाते नहीं देखा था और हमेशा सोचता था कि भाले का न केवल यूज करना कठिन था, बल्कि उसे ट्रेनिंग करना भी काफी मुश्किल था। लेकिन जिस तरह से ऋतिक भाले को इतनी आसानी से कास्ट कर रहा था, ऐसा लग रहा था उसने पहले ही भाले की आर्ट को समझ लिया था। रक्षित को नहीं पता था कि जब ऋतिक ने रैपिड ग्रोथ कार्ड हासिल किया था, तब उसने भाले के बुनियादी सिद्धांतों का अभ्यास किया था, इसलिए उसकी भाला तकनीक बेहद पावरफुल लग रही थी। जब हर किसी ने ऋतिक को अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करते देखा तो वे उससे काफी प्रभावित हो गए। उन्हें ज़ॉम्बीज को आगे बढ़ने से रोकना था और वे ऋतिक के साथ मिलकर आगे बढ़ने लगे और एक के बाद एक ज़ॉम्बीज को जान से मार डाला। ज़ॉम्बीज केवल ज़ॉम्बीज ही थे जिनके पास कोई दिमाग नहीं था, इसलिए उन्हें मारना थोड़ा सा आसान था। ऋतिक इस हद तक पागल हो गया था कि उसके दिमाग में एक्सपीरियंस पॉइंट्स की नोटिफिकेशन बिना रुके आती रही। लेकिन तभी अचानक से उसके सिस्टम से एक आवाज़ सुनाई दी। कंग्रेचुलेशन, आपने लेवल 13 हासिल किया है। उस आवाज़ ने ऋतिक को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर दिया था। वो जानता था कि आगे के लेवल्स को हासिल करना कितना कठिन था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने इतने सारे ज़ॉम्बीज को जान से मारा था जिससे उसे कई गुना फ़ायदा हुआ था। बस 2 लेवल और, एक बार जब मैं लेवल 15 हासिल करूंगा तो मैं जीन लॉक को अनलॉक कर दूंगा। हो सकता है इससे मेरी पावर्स काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी।
ऋतिक ने मन ही मन कहा। मन में ये विचार आते ही ऋतिक और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसने तुरंत अपनी जानकारी देखी। नाम ऋतिक अल्हावत। लेवल 13। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 1005। अगले लेवल में जाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स 8,99,855। स्ट्रेंथ 111। फिजिक 70। स्पीड 32। स्किल सुपर आई स्किल फ्यूरी। एंगर पॉइंट्स 0/100। ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 800। पोटेंशियल पॉइंट्स 13। बिना किसी देरी के ऋतिक ने अपने सभी पोटेंशियल पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर दिए और इसे 124 पॉइंट्स तक बढ़ा दिया। फिलहाल उसकी ताकत 800 से बढ़कर 839 पर पहुंच गई थी। अपने पॉइंट्स जोड़ने के बाद ऋतिक को लगा कि उसके हाथ में मौजूद भाला हल्का हो गया ताज और उसके लिए हमला करना बहुत आसान हो गया था। बहुत अच्छा, इससे मैं एक ही सांस में सभी ज़ॉम्बीज़ को मार डालूंगा, ऋतिक ने खुश होते हुए कहा। उसने अपना भाला निकाला और स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर स्किल कास्ट कर दी। जैसे जैसे वो उस स्किल का यूज करता रहा, ऋतिक जो पहले 1 सेकंड में 3 हमले कर पा रहा था, वो अब 4 में बदल गए थे। कभी कभी वो 1 सेकंड में 5 वार भी कर देता था। लेकिन इस सुधार के साथ भी ऋतिक को थोड़ी निराशा हो रही थी। इसी के चलते उसने सीधे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ पर हमला करने का फैसला लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? ऋतिक को ज़ॉम्बीज़ की भीड़ की ओर जाते देख करण शॉक के मारे फ्रीज हो गया। उसने तुरंत उसे पीछे करना चाहा, लेकिन ऋतिक की स्पीड उससे काफी तेज थी। जब तक करण उसे पकड़ पाता, ऋतिक पहले से ही भीड़ के बीचों बीच मौजूद था। जैसे जैसे ऋतिक ने स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर तकनीक का ज्यादा से ज्यादा यूज किया, ऋतिक को एहसास हुआ कि उसका भाला एक ड्रैगन की तरह था जो कभी कभी हल्के ऑरा के टुकड़े छोड़ता था और आसपास के ज़ॉम्बीज़ के सिर के टुकड़े कर देता था। ये इतना पावरफुल है। बाकी के सोल्जर्स हैरानी के साथ ऋतिक को देख रहे थे। ये रैंक 1 के नहीं बल्कि रैंक 2 के ज़ॉम्बी थे, जिनकी स्ट्रेंथ सामान्य रैंक 1 के वॉरियर्स के बराबर थी। डोन 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 ऋतिक सब कुछ भूल गया था और केवल ये जानता था कि उसे लगातार अपने चांदी के भाले को लहराना था। हर बार जब वो उसे लहराता तो प्रकाश की ठंडी किरणें हर तरफ बिखर जाती। रक्षित ने ऋतिक की हरकतों को देखा और हैरानी में उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो ऋतिक को ऑब्जर्व करता रहा क्योंकि उसे यकीन था कि पहले के ऋतिक के पास बिल्कुल भी ऐसी ताकत नहीं थी और अधिक से अधिक उसके पास एक मिडल वॉरियर की ताकत थी। लेकिन ऋतिक ने अब तक जो ताकत दिखाई थी, उसे देखते हुए वो उसके सोल्जर्स की तुलना में अधिक पावरफुल लग रहा था जो फिलहाल ज़ॉम्बीज़ को मारने में लगा हुआ था। इसका मतलब थोड़े ही समय में वो एक मिडल वॉरियर से एक ऑफिशियल वॉरियर बन गया। करण ने हैरानी के साथ कहा, ऐसे क्या खड़े हो, उन्हें मारते रहो, ऋतिक ने चिल्लाते हुए रक्षित से कहा, क्योंकि ठीक रक्षित के बगल से कुछ ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करने वाली थे। रक्षित ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड घुमाई और उन ज़ॉम्बीज़ का सामना करने लगा। ऋतिक भी आना भाला लहराता रहा और उन ज़ॉम्बीज़ को मारता रहा। काफी लंबे समय से ज़ॉम्बीज़ से लड़ते रहने के कारण सभी सोल्जर्स अब बेखौफ हो गए थे। इस वक्त पूरी सड़क पर लाशें ही लाशें फैली हुई थी और ताज़ा खून से ज़मीन लाल हो गई थी। सिर्फ ऋतिक ही नहीं, हर कोई इस समय जमीन पर पड़ा हुआ था और जोरों से हौंफ रहा था। दोपहर तेजी से बीत गई और वे लोग सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ को मारने में कामयाब रहे। ये अंदाजा लगाया गया था कि अकेले ऋतिक द्वारा मारे गए ज़ॉम्बीज़ की संख्या बाकी सोल्जर्स की संख्या की कहीं ज़्यादा थी। वे लोग दिन की शुरुआत से ही लड़ रहे थे, इसलिए वो सभी अब काफ़ी थक चुके थे। चैप्टर 37 डेथ रीजन एकेडमी। रैंक 2 के ज़ॉम्बीज़ को मारकर हासिल किए गए एक्सपीरियंस पॉइंट्स की गिनती 2000 थी और ऋतिक ने दोपहर से लगभग 100 या लगभग 200 से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को मार डाला था, इसलिए उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स की गिनती पहले से ही 4 लाख से 5 लाख के आसपास थी। लेवल 14 हासिल करने के लिए ऋतिक को लगभग 3 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत थी और वो लेवल 15 के भी करीब होगा। ऋतिक, क्या तुम्हारी इन ज़ॉम्बीज़ से कोई खानदानी दुश्मनी है? करण हाँफ रहा था और उसने ऋतिक को देखा, जो दूसरी तरफ लेटा हुआ था। करण वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि ऋतिक ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा था। क्योंकि मुझे इस जगह पर खेती करनी है और उसके लिए मुझे इन ज़ॉम्बीज़ का सफाया करना पड़ेगा, ऋतिक ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर करण ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि ऋतिक सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा और अंधेरी रात का मतलब था कि उन्हें और अधिक खतरों का सामना करना पड़ सकता था। लगभग 1 घंटे के आराम के बाद सभी लोग धीरे धीरे उठने लगे। चलो आज रात सेबरटूथ हाउंड के मीट को पकाएं,
रक्षित ने उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने अपनी ऊर्जा बहाल कर ली थी और एक आह भरते हुए कहा, इवॉल्व मॉन्स्टर्स के शरीर में प्रोटीन और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी और वे सामान्य मांस की तुलना में ज़्यादा टेस्टी होते थे। सेवरटूथ मॉन्स्टर के शरीर को पहले ही कई टुकड़ों में काट दिया गया था। रक्षित ने उन सभी मीट के टुकड़ों को इकट्ठा कर एक चट्टान पर रख दिया। मौसम ठंडा होने के कारण वो मीट एकदम ताज़ा लग रहा था। इस समय बचे हुए सोल्जर्स भी चारों ओर पत्थरों की तलाश करने लगे और एक बड़ा घेरा बना लिया। बीच में उन्होंने बड़ी संख्या में लकड़ी के गुटके और पत्थरों का ढेर लगा दिया। ऋतिक, क्या तुम इसमें आग जला सकते हो? रक्षित ने हल्की स्माइल के साथ ऋतिक से कहा। चूंकि उनके पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल ऋतिक का एज ऑफ फीनिक्स ही ऐसा कर सकता था। ऋतिक ने सिर हिलाया और अपने हाथ में भाला लहराया। अगले ही पल भाले की नोक से एक लौ निकली और सीधे बीच में लकड़ी के ढेर की ओर चली गई। देखते ही देखते उन लकड़ियों में एक धधकती हुई आग भड़क उठी। क्या हम ऐसा करके ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित नहीं करेंगे? करण ने डरते हुए पूछा। हालांकि आज उसने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को जान से मार डाला था, लेकिन ये भी सच था कि उन ज़ॉम्बीज़ के हाथों उनके 3 सोल्जर्स मारे गए थे। 10 लोगों की टीम में केवल 7 लोग ही जिंदा बचे थे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हमने पहले ही इस एरिया से ज़ॉम्बीज़ का सफाया कर दिया है। ऋतिक टेरेस के दूसरी ओर खड़ा था और नीचे देख रहा था। वो ऑब्जर्व कर पा रहा था कि वहां अभी भी 100 ज़ॉम्बीज़ का एक ग्रुप मौजूद था। अच्छी बात है। करण और बाकी सोल्जर्स ने राहत की सांस ली। वो जोखिम काफी खतरे से भरा हुआ था। अगर वो जरा सी भी लापरवाही करते तो वो जोखिम उनके लिए घातक साबित हो सकता था। पहले पेट पूजा, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है, करण ने एक्साइटेड होते हुए कहा। उसने एक लकड़ी निकाली और उस पर सेबरटूथ हाउंड के मांस का एक टुकड़ा चिपका दिया, फिर उसे आंच के ऊपर रख दिया और फ्राई करना शुरू कर दिया। ऋतिक भी उस मॉन्स्टर के मांस का एक टुकड़ा भून रहा था। इस तरह के मांस में पहले से ही बहुत सारा तेल होता था, इसलिए जलती हुई आग के साथ कुछ तेल धीरे धीरे नीचे रिसने लगा। हालांकि उसमें कोई मसाला नहीं था, फिर भी मांस से बहुत सुगंधित गंध आ रही थी। ये पहली बार था जब ऋतिक ने किसी मॉन्स्टर के मीट को खा रहा था। कहा जाता था कि इस मॉन्स्टर का मीट काफी हेल्थी और इसे नॉर्मली खाया भी जा सकता था। जल्द ही मीट पक गया और ऋतिक ने उसका एक बाइट लिया। बिना किसी मसाले के भी मॉन्स्टर का मीट काफी टेस्टी थी। सभी ने मिलकर उस मॉन्स्टर के मीट को खत्म कर दिया और आराम करने लगे। पूरे दिन ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद ऋतिक वास्तव में थोड़ा थक गया था, लेकिन उसे अभी भी उन ज़ॉम्बीज़ को मारना था। ये उसकी ताकत बढ़ाने का एकमात्र तरीका था, और आज उन ज़ॉम्बीज़ को मारने से न केवल उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़े बल्कि उसकी भाला तकनीक और स्किल्स में भी सुधार हुआ था। वो जगह जितनी खतरनाक थी उतनी ही कारगर थी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। शशिश, तभी हल्का सा शोर हुआ। ऋतिक के कानों में तुरंत ही वो आवाज़ सुनाई थी। भले ही वो आराम कर रहा था, लेकिन उसने अपनी सेफ्टी में कोई कमी नहीं आने दी। उसने शोर की दिशा में देखा और रक्षित के पीछे एक लाल आकृति को रेंगते हुए पाया। रक्षित भाई, पीछे की ओर हमला करो। ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई और उसने चिल्लाते हुए रक्षित से कहा। ऋतिक की आवाज़ से बाकी सोल्जर्स होश में आए और रक्षित भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। तभी अचानक से उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ और उसने बिना हिचकिचाहट के अपने पीछे वार किया और एक लाल सांप का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। रैंक 2 का लाल पंखों वाला सांप, रक्षित ने हैरानी के साथ कहा। ये सचमुच काफी भयानक चीज थी। ऋतिक ने देखा कि रक्षित ने लाल पंख वाले सांप को मार डाला था और तभी उसे एरिया A20 में मिले रेड ड्रैगन स्नेक के बारे में ख्याल आया, जिसे उसने जान से मार डाला था। शुक्रिया दोस्त, रक्षित ने एक राहत की सांस ली और ऋतिक से कहा। अगर ऋतिक ने उसे सावधान नहीं किया होता तो उस रेड ड्रैगन स्नेक ने जरूर रक्षित को काट लिया होता। कोई बात नहीं, ऋतिक ने अपना सिर हिलाया। रक्षित ने लाल पंखों वाले सांप के सिर के बीच से एक लाल रेड जीन क्रिस्टल बाहर निकाला, फिर उसे ऋतिक की ओर फेंक दिया और कहा, ये तुम्हारा है। ऋतिक ने भी उसे मना नहीं किया और सीधे अपनी जेब में रख लिया। वैसे क्या आप जानते हैं कि सेक्रेड रीजन कहाँ है? लाल पंख वाले सांप के शरीर को देखकर ऋतिक के मन में पहले जो कुछ हुआ था वो याद आ गया और उसे उस लड़की से मिलने की इच्छा होने लगी। सेक्रेड रीजन, सवाल सुनकर रक्षित और बाकी लोग सरप्राइज हो गए। फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, नहीं, हमने इसके बारे में नहीं सुना। उनका जवाब सुनकर ऋतिक थोड़ा निराश हो गया। क्या ऐसा तो नहीं था कि उस लड़की ने उससे झूठ बोला था और वास्तव में ऐसी कोई जगह थी ही नहीं? शायद मैंने इसके बारे में सुना है।
करण अभी भी गहरी सोच में था और कुछ देर बाद उसने ऋतिक से कहा, टॉप 5 एकेडमी में से सेक्रेड रीजन एकेडमी सबसे टॉप पर है। करण ने आगे कहा, सेक्रेड रीजन एकेडमी? ऋतिक ने सरप्राइज होते हुए कहा। जहां तक उसे याद था, टॉप 5 एकेडमी के अलावा कोई दूसरी फेमस एकेडमी नहीं थी। उसने इस सेक्रेड रीजन एकेडमी के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वो सुनने में काफी फेमस एकेडमी लग रही थी। ये नॉर्मल है कि तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा। मैंने भी इसे केवल अपने जीजा जी से सुना था, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। सेक्रेड रीजन एकेडमी 5 बड़ी एकेडमीज में सबसे टॉप की एकेडमी है। वहाँ का हर वॉरियर नॉर्मल एकेडमी के वॉरियर से कहीं ज्यादा पावरफुल माना जाता है। क्या ये सच है? एक सोल्जर ने हैरानी के साथ कहा। जाहिर सी बात है कि उसे करण की बातें मजाक लग रही थी। यहाँ तक कि रक्षित को भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि उसने भी ऐसी किसी एकेडमी के बारे में नहीं सुना था। ये कोई मजाक नहीं है। इस एकेडमी में एडमिशन पाने के लिए रैंक का वॉरियर होना जरूरी है। इसके अलावा भी इसमें बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जिन्हें पास कर पाना काफी मुश्किल होता है, करण ने कहा। वो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने ये बात अपने बहनोई से सुनी थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अधिकारी था। शुरू में वो इसके बारे में भूल गया था, लेकिन अब जब ऋतिक ने वो बात छेड़ी थी तो उसे अचानक से याद आ गया। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए रैंक 2 का वॉरियर होना होगा। जब बाकी लोगों ने ये सुना तो वे काफी सरप्राइज हो गया। वे लोग इस समय केवल रैंक 1 पर थे और उन्होंने बहुत पहले ही एकेडमी से पास आउट कर लिया था और सोल्डर की पोस्ट हासिल कर ली थी। ऋतिक भी काफी सरप्राइज था। पहले उसे लगा था कि ये किसी जगह का नाम था, लेकिन अब उसे पता चला था कि वो एक एकेडमी का नाम था। ऋतिक को रैंक 2 हासिल करने के लिए शायद 1 साल का समय लगता, लेकिन उस लड़की के बारे में सोचने पर जो उसकी उम्र के आसपास थी, वो पहले से ही रैंक 3 के ऊपर थी। ये वास्तव में काफी परेशान कर देने वाला था। नहीं, मैं उससे पीछे नहीं रह सकता। मुझे और भी पावरफुल बनना होगा, ऋतिक ने एक आह भरते हुए कहा। ऋतिक, अब तुम ये मत कहना कि तुम उस एकेडमी में एडमिशन पाना चाहते हो, करण ने कहा। हाँ, ऋतिक ने सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ। ऋतिक की बात सुनकर बाकी सोल्जर्स हंस पड़े। वो अब भी यही सोचते थे कि ऋतिक केवल एक मिडिल वॉरियर था। आखिरकार एक एकेडमी के स्टूडेंट के लिए रैंक 1 का वॉरियर बनना इतना आसान नहीं था। तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? वो पहले से ही रैंक 1 का वॉरियर है। रक्षित ने सोल्जर्स की ओर देखा और कहा। क्या? रक्षित की बातें सुनकर बाकी सोल्जर्स हैरान हो गया। हालांकि वे जानते थे कि ऋतिक का प्रदर्शन आज बहुत शानदार था, उन्होंने सोचा कि उसमें सिर्फ आगे बढ़ने की हिम्मत थी और उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार जब ऋतिक पहली बार वहां आया था तो वो बस एक मिडिल वॉरियर था। क्या मैं सही कह रहा हूँ? रक्षित ने ऋतिक को ऐसे देखा मानो वो किसी राक्षस को देख रहा हो। आज जब ऋतिक ने इंटेंस स्किल का यूज किया था तो रक्षित उसे छुपकर ऑब्जर्व कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक की ताकत न केवल एक वॉरियर के लेवल तक पहुंच जाएगी, बल्कि वो उन सोल्जर्स की तुलना में भी काफी पावरफुल हो जाएगा जो लंबे समय से रैंक 1 पर थे। ऋतिक ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और उसकी बात को इनकार नहीं किया। मुझे ये बताओ, इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? करण ने ऋतिक से सवाल लगा। चूंकि आज हर कोई चिंतित था और ज़ॉम्बीज़ को मारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उनके पास इसके बारे में ध्यान से सोचने का समय नहीं था। आज ऋतिक की लड़ाई के बाद ये असंभव था कि वो सिर्फ एक मिडिल वॉरियर के लेवल पर था। करण की बात सुनकर बाकी लोग भी ऋतिक की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। मैं सेकंड ईयर का एक स्टूडेंट हूँ, 17 साल का, ऋतिक ने एक झिझक के साथ जवाब दिया। हे भगवान! ऋतिक की बात सुनकर करण को रोना आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में रोने के लिए आंसू नहीं थे। वो बस 20 साल का था और केवल रैंक 1 का वॉरियर था। ये लड़का केवल 17 साल का था और वो पहले से ही रैंक 1 का वॉरियर था। 1 साल के भीतर वो रैंक 2 पर भी पहुंच सकता था। शानदार! रक्षित ने हल्की स्माइल के साथ ऋतिक को थम्स अप दिया। सोल्जर्स भी अब ऋतिक के साथ एक एकेडमी के स्टूडेंट जैसा बर्ताव नहीं कर रहे थे। आखिरकार वो लोग ऋतिक की पावर्स को अपनी आंखों से देख चुके थे। वहां पर पूरी तरह से अंधेरा था और आग की लपटों की रोशनी के अलावा हर तरफ काला अंधेरा पसरा हुआ था। चलो बारी बारी से रात में निगरानी करते हैं, रक्षित ने कुछ सोचते हुए सभी से कहा। केवल 7 लोग बचे थे, ऋतिक, रक्षित और कारण रात के पहले पहर में निगरानी रखेंगे, जबकि बाकी 4 सोल्जर्स रात के अगले पहर में निगरानी रखेंगे। इस तरह अगर किसी ज़ॉम्बी ने उन पर हमला किया तो वे उससे अनजान नहीं रहेंगे।
चैप्टर 38 फाइट विथ रैंक 3 वॉरियर। ऋतिक और रक्षित ने काफी लंबे समय तक एक साथ ट्रेनिंग की। इसके तुरंत बाद रक्षित हौंकने लगा और अपने ब्लेड को जमीन पर रख दिया। फिर उसने ऋतिक की ओर देखा, जो ऐसा लग रहा था मानो उसे नहीं पता कि थकान क्या होती थी और वो अभी भी अपना लंबा भाला लहरा रहा था। रक्षित को पता था कि ऋतिक के लंबे भाले का वजन उसकी स्वॉर्ड से कहीं अधिक भारी था। मैं अभी कुछ देर और ट्रेनिंग करूंगा, अगर आप चाहो तो आराम कर सकते हो। मैं यहाँ नजर रखूंगा, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपना भाला लहराना जारी रखा। हालांकि वो थोड़ा थका हुआ था, फिर भी वो भाला तकनीक की ट्रेनिंग लेता रहा। ऋतिक गलती से नए इस फ्यूचर की दुनिया में आया था और उसके शरीर में एक याद भी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को थोड़ा असुरक्षित महसूस करता था। खासतौर पर इसलिए क्योंकि उसके पास इस शरीर में अतीत में धमकाए जाने की बहुत सारी यादें थीं, जिससे वो पावरफुल बनना चाहता था। हाँ, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, बाद में जब तुम आराम करना चाहो तो मुझे बता देना। रक्षित ने सिर हिलाया, वो थका हुआ लग रहा था। जबकि ऋतिक ने अपना भाला लहराना जारी रखा। वो आकृति जो उस पर नजर रखे हुए थी वो उसके पास आने लगी। स्विश स्विश स्विश, उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि जैसे ही वो ऋतिक की दिशा में आगे बढ़ा, हवा में सीटी की आवाजें निकलने लगी। ऋतिक, जो अभी भी अपना भाला लहरा रहा था, उसने अपने कान खड़े किए और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऋतिक महसूस कर पा रहा था कि कोई तो था जो वहां पर मौजूद था। वो तुरंत 90 डिग्री घूम गया और तभी पेंग, हवा में एक आवाज गूंजी और ऋतिक को लगा कि उसके सर से 1-2 बाल कट गए थे। जिसने उस पर हमला किया था वो कोई वॉरियर ही होगा और उसने काफी देर तक उस पर नजर रखी होगी। हमलावर उस पर जानलेवा हमला करने के लिए उसकी ट्रेनिंग से थकने का इंतजार कर रहा था। पलक झपकते ही ऋतिक अचानक से होश में आया और उसने देखा कि उसके चेहरे के सामने एक ठंडा ब्लेड दिखाई दे रहा था। ऋतिक ने अपने भाले से तेजी से रिएक्ट किया। चांदी के भाले की नोक ने तुरंत उस ठंडे ब्लेड को रोक दिया। डन, वाह! काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और ऋतिक की स्पीड से वो थोड़ा हैरान हो गया। आप कौन हैं? ऋतिक ने उस आदमी को दूर करते हुए कहा। वो आदमी पीछे की ओर लुढ़का और सीधे खुद को स्थिर कर लिया। चांद की रोशनी में कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके दोनों हाथों में 2 घुमावदार खंजर थे, जो एक खतरनाक ऑरा निकाल रहे थे। कोई है जो तुम्हें मरता हुआ देखना चाहता है। उस आदमी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने हाथ में मौजूद खंजर को लिक किया, फिर बेरहमी भरी आवाज में बोला। वो थोड़ा पतला लग रहा था, लेकिन ऋतिक को उसके शरीर से पावरफुल एनर्जी का एहसास हो रहा था। रैंक 2 का वॉरियर नहीं, वो रैंक 3 का वॉरियर हो सकता है। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं और ये साफ था कि वो ऋतिक को मारना चाहता था। वो कौन है? रक्षित, जो आराम कर था, अचानक से अपनी आंखें खोलीं। फिर उसने आश्चर्य से काले कपड़े पहने उस आदमी की ओर देखा। इससे तुम्हारी कोई मतलब नहीं है, उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, फिर अपने हाथ में मौजूद खंजर को घुमाने लगा। 2 एयर ब्लेड एक पल में जारी किए गए और तेज स्पीड से सीधे रक्षित की ओर जाने लगे। रक्षित अचानक से चौंक गया, फिर उसने हमले को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाली। तुम्हें रेडिंग स्लैश तकनीक आती है? रक्षित ने उस हमले को देखते हुए हैरानी के साथ कहा। ये स्किल काफी पावरफुल है। रक्षित काफी हैरान था, लेकिन उसे यकीन था कि वो आदमी उससे ज्यादा ताकतवर था, कम से कम रैंक 2 का वॉरियर। आप जाए रक्षित भाई, वो यहाँ केवल मेरे लिए आया है। ऋतिक ने उन सोल्जर्स की ओर देखा जो धीरे धीरे जाग रहे थे और जल्दी से रक्षित से कहा। ये साफ था कि वो अभी सामने आए हमलावर को मारने के इरादे से केवल ऋतिक को निशाना बना रहा था। इसके अलावा जो पहले हुआ था, उसे मिलाकर ये मल्होत्रा फैमिली से किसी के होने की संभावना थी। क्या तुम मल्होत्रा फैमिली से हो? ऋतिक ने उस आदमी से पूछा। मल्होत्रा फैमिली का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। हालांकि ये केवल एक छोटा सा बदलाव था, फिर भी ऋतिक ने इसे नोटिस कर लिया और ऐसा लग रहा था मानो उसका अंदाजा एकदम सही था। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हैं, उस आदमी ने कहा, फिर राक्षस की तरह उस पर हमला करना जारी रखा। वो इतना तेज था कि ऋतिक को केवल एक परछाई ही दिखाई दे रही थी। उसे मार दो, रक्षित ने चिल्लाकर कहा। उसके कहते ही बाकी सोल्जर्स भी वहां मौजूद आदमी पर हमला करने लगे। क्या तुम लोग मरना चाहते हो? सामने मौजूद वॉरियर्स को देखकर उस आदमी का शरीर तुरंत घूम गया और उसके हाथ में मौजूद खंजर ने हवा में चांदी के निशान छोड़ दिए। सिल्वर स्किल, एंड ऑफ स्टिंग, डान डान डान। रक्षित और बाकी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे।
काले कपड़े पहने वो आदमी तेज गति से आगे बढ़ता गया और उनके हाथों में मौजूद हथियारों पर चांदी के निशान पड़ गए। उन्हें तुरंत एक जोरदार झटका महसूस हुआ क्योंकि उनके सारे हथियार उनके हाथों से उड़ गए। यहाँ मत आओ तुम सब। ऋतिक को तब बहुत दुख हुआ जब उसने देखा कि रक्षित और बाकी लोग उसे काले कपड़े वाले आदमी से लड़ने में मदद कर रहे थे, लेकिन वे काले कपड़े वाले आदमी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अगर वो उसकी मदद करते रहे तो हो सकता है वो लोग मारे जाए। इतना कहकर ऋतिक दूसरी दिशा में भागने लगा। ये नज़ारा देखकर उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई। उसने रक्षित और बाकियों को नज़रअंदाज कर दिया और तेजी से ऋतिक पर हमला बोल दिया। जल्द ही दोनों लोग रात में कहीं गायब हो गए। वो आदमी आखिर कौन था? रक्षित ने ऋतिक का पीछा कर रहे आदमी को देखा और कहा, लेकिन ये साफ था कि वो आदमी लागी पावरफुल था। ऋतिक इस बार काफी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। लीडर रक्षित, अब हम क्या करें? एक सोल्जर ने उस दिशा में देखा जहां ऋतिक गायब हो गया था और उसने रक्षित से पूछा। बेशक हमें ऋतिक को बचाना होगा। उस आदमी की हमारी लॉरेंस एकेडमी के किसी स्टूडेंट पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? करण ने सभी से कहा और अपनी स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ लिया। रक्षित ने भी अपना सिर हिलाया और अपना हथियार उठाकर बाकी लोगों के साथ ऋतिक की दिशा में जाने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग सकते हो? जैसे ही ऋतिक ने कुछ दूरी तय की, काले रंग का वह आदमी तुरंत उसके सामने आ गया और ठंडे स्वर में बोला। वो अभी भी 2 खंजर पकड़े हुए था जिससे एक ठंडी ऑरा निकल रही थी जब उसने ऋतिक को ऐसे देखा मानो वो किसी मारे हुए इंसान को देख रहा हो। ऋतिक ने काले कपड़े पहने आदमी की ओर देखा और कहा, मैं भाग नहीं रहा था। चांद की रोशनी में आसपास ज्यादा अंधेरा नहीं लग रहा था। मैं बस तुम्हें मारने के लिए एक शांत जगह ढूंढना चाहता था। घमंडी। ऋतिक की बातें सुनकर काले कपड़े पहने आदमी ने अचानक ठंडे स्वर में कहा, फिर अपने हाथों में तेज खंजर लेकर वो ऋतिक की ओर जाने लगा। उसका शरीर एक काली परछाई की तरह था जो काफी खतरनाक लग रहा था। अचानक से ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई। क्या वो किसी स्पीड बढ़ाने वाली स्किल का यूज कर रहा है? सभी को पता था कि ऐसी स्किल काफी दुर्लभ मानी जाती थी और इसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता था क्योंकि ये सबसे दुर्लभ स्किल्स में से एक थी। ऋतिक ने तुरंत अपने हाथ में भाला उठाया और उस परछाई की ओर हमला कर दिया, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज थी और भाला उस पर वार नहीं कर सका। काले रंग का वो आदमी ऋतिक के सामने आया और इस समय उसके दाहिने हाथ में खंजर ऋतिक की गर्दन की ओर बढ़ रहा था। एक झटके से ऋतिक की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने सहज रूप से अपनी गर्दन पीछे झुका ली, लेकिन फिर भी उसे हल्का चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उसकी गर्दन पर एक हल्का कट आ गया था। काले कपड़े पहने आदमी अपने खंजर से ऋतिक के सिर पर हमला करना जारी रखने की कोशिश कर रहा था। उसने पाया कि ऋतिक का दाहिना पैर आगे बढ़ गया था और उसने उसके पेट पर एक लात मार दी। काले रंग का वो आदमी समय रहते चकमा नहीं दे सका और सीधे दूर उड़ गया, लेकिन हवा में ही उसने अपने आप को संभाल लिया और सीधे जमीन पर खड़ा हो गया। सोचा नहीं था कि तुम में अभी भी काफी एनर्जी है, हो? काले कपड़े वाला आदमी अजीब तरह से हंसा, फिर उसने अपना खंजर निकाला और ब्लेड को लेकर जो ऋतिक के ताज़ा खून से सना हुआ था। ऐसा लगा मानो उसने किसी स्वादिष्ट चीज का स्वाद चख लिया हो। अपनी गर्दन से बहते खून को महसूस कर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई। गुस्सा, उसका दिल गुस्से से भर गया था। कमजोर लोग धमकाए जाने के लिए होते थे। अगर वो अभी भी पहले वाला ऋतिक होता तो वो पहले ही कई बार मर चुका होता। उसके हाथों ने सिल्वर इमोर्टल सोल भाले को कसकर पकड़ लिया और उसने काले कपड़े पहने आदमी की ओर घूरकर देखा। ऋतिक की नज़र को महसूस करते हुए काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था मानो कोई सांप उसे घूर रहा हो, जिससे वो थोड़ा परेशान गया। लड़के, तुम किसे घूर रहे हो? इस समय वो आदमी एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह सका। वो अजीब सी काली परछाई फिर से आगे बढ़ी और तेज गति से ऋतिक के करीब पहुंच गई। ऋतिक ने दोनों हाथों से भाला पकड़ रखा था और वो बहुत शांत था और बिना हिले डुले उसी जगह पर खड़ा था। भाड़ में जाओ। जैसे ही काले कपड़े वाला आदमी ऋतिक के पास आया, उसने ऊंची छलांग लगाई। उसके हाथों में खंजर से ठंडी रोशनी चमक रही थी। सिल्वर स्किल, फॉलिंग लीव्स। तुरंत ही कई सारे खंजर ऋतिक पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। इस सिचुएशन में नॉर्मल लोग उससे लड़ने में सक्षम नहीं होते, लेकिन अगर ऋतिक उनसे बचता तो वो आदमी इसका फायदा उठा सकता था और सीधे ऋतिक के पीछे जाकर उसका गला काट सकता था। स्टॉर्म ऑफ रोज फ्लावर। लेकिन उस आदमी को हैरानी हुई कि ऋतिक ने उसके खंजर को चकमा नहीं दिया और इसके बजाय अपना भाला लहराया। इस समय ऋतिक गुस्से से उबल रहा था।
वो आदमी सिल्वर इमोर्टल सोल के जानलेवा इरादे को महसूस करने में सक्षम लग रहा था और कांपने लगा। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही ऋतिक ने अपना भाला लहराया, हवा में विस्फोट की कई आवाजें गूंज उठीं। चांदी का भाला कई परछाइयों में बदल गया और उसकी नोक से एक ठंडी रोशनी चमकती हुई समुद्र से बाहर निकलने वाले एक ड्रैगन की तरह आकाश में उठी और काले कपड़े पहने आदमी पर गिरी। 1 सेकंड में 4 हमले। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। जब उस आदमी ने ये नज़ारा देखा तो उसकी आईब्रोज सिकुड़ गईं और उसने अपने हमले जारी रखते हुए अपने दांत भींच लिए। लेकिन जब उसने ऋतिक की निडर निगाहें देखीं, तब वो थोड़ा सहम गया। वो मरना नहीं चाहता था। अगर वो मर गया तो उसे जीवन का आनंद लेने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों न हो। टोन। अगले ही पल उसके दोनों हाथों के खंजर ऋतिक के कंधों में घुस गए और ऋतिक का भाला उसके गाल की हड्डी में घुस गया और पूरी तरह से आर पार हो गया। मैं जीत गया लड़के। काले कपड़े पहने उस आदमी को टूटी हुई हड्डी के कारण होने वाला दर्द महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने खंजर को ऋतिक के कंधों से बाहर निकाला और उसका गला काटने के लिए तैयार हो गए। चैप्टर 39 ओल्ड ईरा इक्विपमेंट्स। काले कपड़े पहने उस आदमी को टूटी हुई हड्डी के कारण होने वाला दर्द महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने खंजर को ऋतिक के कंधों से बाहर निकाला और उसका गला काटने के लिए तैयार हो गए। कौन कहता है कि तुम जीत गए? ऋतिक ने सीधे उसकी ओर देखा और बेरहमी के साथ कहा। क्या? जब काले कपड़े पहने उस आदमी ने नीचे देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसे एहसास हुआ कि गालों में छेद होने के अलावा उसकी छाती में 3 और खूनी छेद मौजूद थे। तुम? काले कपड़े वाला आदमी घबरा गया और उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसकी जान चली जाएगी। नहीं, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो अंतिम क्षण में मौत से डर गया था, जिसके कारण ऋतिक को उसे मारने में सफलता मिली। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अगले ही पल उसके प्राण उसके शरीर से निकल गए। आपने रैंक 3 के वॉरियर को जान से मारा है। आपने 120,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए हैं। 1,20,000 पॉइंट्स, ये तो कुछ ज्यादा है। लेकिन उसी समय ऋतिक को अचानक लगा कि उसके सामने सब कुछ धुंधला हो गया और उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। एक धमाके के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। पता नहीं कितना समय बीत गया था जब ऋतिक ने भुने हुए मांस की खुशबू सूंघी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। उसके कंधों में तेज दर्द ने उसे कल की बात याद दिला दी थी। ऋतिक, क्या तुम ठीक हो? तभी उसे किसी की हैरानी भरी आवाज सुनाई दी। सूरज की रोशनी थोड़ी तेज थी और ऋतिक ने करण को अपने सामने देखकर अपनी आंखें मूंद लीं। रक्षित और बाकी के सोल्जर्स पास में मौजूद मीट फ्राई कर रहे थे। ऋतिक के कपड़े उतारे हुए थे और उसके कंधों पर पट्टी बंधी हुई थी। तुम ठीक हो? रक्षित ने कहा। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और धीरे से उठ बैठा। कमाल है, तुमने वास्तव में अन्वेष दारा को जान से मार डाला। करण ने हंसते हुए ऋतिक की तारीफ करते हुए कहा। अन्वेष दारा? ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और वो थोड़ा कंफ्यूज था। लॉरेंस सिटी में सबसे ज्यादा मर्डर करने वालों में से एक था अन्वेष दारा, जिसे तुमने कल रात मार दिया है। करण ने एक्साइटेड होते हुए कहा। वो रैंक 3 का वॉरियर था। लड़के, तुमने उससे कैसे छुटकारा पाया? उसका शरीर वापस लाओ और तुम्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। ऋतिक ने याद किया कि कल रात क्या हुआ था। ये बहुत खतरनाक था और अगर उस आदमी को आखिरी समय में मौत का डर नहीं होता तो शायद ऋतिक की जान वहां चली जाती। तुम्हारी हाथ घायल हो गए हैं और हमने इन पर दवाई लगा दी है। इसे ठीक होने में कम से कम 1 दिन लगेगा, तब तक तुम्हें आराम करने की जरूरत है। रक्षित ने उसे शोरबा का बाउल देती हुए कहा। हालांकि फ्यूचर की दुनिया में दवाइयां पहले की तुलना में काफी कारगर साबित होती थी, लेकिन ऋतिक के घाव काफी गहरे थे जिनसे उबरना इतना आसान नहीं था। थैंक्स। ऋतिक ने इवॉल्व मॉन्स्टर के मांस से पकाए गए शोरबा का बाउल लिया और मांस को कुतरने और शोरबा को एक घूंट में निगलने से खुद को नहीं रोक सका। ऋतिक अपने होंठों को लिक करता है क्योंकि वो शोरबा काफी टेस्टी था और ऋतिक चाहता तो उसका एक बाउल और पी सकता था। सभी के आराम करने के बाद उसने फिर से अपने क्लीन अप मिशन को जारी रखने का फैसला किया। तुम्हारी चोट? करण ने चिंतित होकर कहा जब उसने ऋतिक को अपना सिल्वर इमोर्टल सोल भाला फिर से उठाते हुए देखा। मैं ठीक हूँ। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया। उसका घाव लगभग ठीक हो गया था और जब तक वो कोई जोरदार हमला नहीं करता वो आसानी से लड़ सकता था। इसके अलावा वो टीम पर बोझ नहीं बनना चाहता था। ठीक है, रक्षित ने सिर हिलाया और कहा। अगर वे लोग ऋतिक के घाव ठीक होने का इंतजार करते तो बहुत लंबा समय लग जाता। ये देखने पर कि ऋतिक ठीक लग रहा था, वो लोग आगे के सफर की ओर बढ़ने लगे।
उन्होंने एरिया के चारों ओर से लगभग सभी ज़ॉम्बीज को साफ कर दिया था और सभी ज़ॉम्बीज की लाशों को कोने में छोड़ दिया गया था। अगर हम यहाँ परमाणु बॉम्ब गिराएंगे तो यहाँ के ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स का आसानी से सफाया हो जाएगा, तब हमें इन्हें मारने में इतना समय नहीं लगेगा, है ना? करण ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। रात के आराम के बाद उन लोगों को वापस से सामना करना पड़ा था। उन भयानक चेहरों के बारे में सोचकर सचमुच उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि इस जगह को साफ करने के लिए पहले परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा? ऋतिक ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बाकी सोल्जर्स भी एक्साइटेड थी हुए ऋतिक के जवाब का इंतजार करने लगे। वो वास्तव में नहीं जानते थे कि पहले एरिया ए-20 को साफ करने के लिए परमाणु बॉम्ब का यूज किया गया था। एरिया ए-20 की गहराइयों में सेंट्रल सोल्जर्स ने पहले ही वहां की सफाई के लिए परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, जिसने उस शहर को खंडहर में बदल दिया। हालांकि ज़ॉम्बीज पूरी तरह से नहीं मरे थे और बचे हुए कई ज़ॉम्बीज परमाणु बॉम्ब से निकलती एनर्जी के प्रभाव से और भी कई ज्यादा पावरफुल और डरावने हो गए। अभी हम केवल बॉर्डर हैं और ट्रेनर्स जिन एरियाज में गए हैं वो काफी अंदर होने चाहिए। हालांकि किताबों में डेथ रीजन का जिक्र नहीं था, फिर भी ऋतिक ने बाकी जगहों से इस जगह के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। पुराना ऋतिक बेकार था, लेकिन उसके पास नॉलेज काफी ज्यादा थी और उसे एक चलता फिरता फिलोसफर कह सकते थे। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। ऋतिक की बातें सुनने के बाद करण को डर लग रहा था। ऐसे मॉन्स्टर्स जिन्हें परमाणु बॉम्ब भी नहीं मार पाया, वो सच में कितने खतरनाक होंगे। इस बारे में सोचने पर वो और भी ज्यादा घबरा गया। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ते गए, आसपास की जगह एक पल में बदली हुई सी लग रही थी, वो बिल्कुल अलग थी। यहाँ के घरों में बहुत सारे गियर थे और उनमें मजबूत मैकेनिकल बॉक्सेस थे। आसपास बड़ी संख्या में चपटी या जंग लगी मशीनें भी थीं। आगे एक लंबा रेलवे ट्रैक था और यहाँ तक कि स्टीम ट्रेनों के टूटे हुए हिस्से भी मौजूद थे। हे भगवान, यह नज़ारा देखकर करण की आंखें हैरानी से फैल गईं। साल 2701 में विदेशी दुश्मनों के साथ बैटल के दौरान पुरानी भाप मशीनों का एक यूनिक समय था जो सभी तरह की मशीनें बनाने के लिए एनर्जी के नए सोर्स के रूप में और क्रिस्टल का यूज करते थी। ऋतिक ने सभी से कहा। ये जानकारी ऋतिक के दिमाग में तब आई जब उसने उस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा था। अच्छा ऐसा है क्या? रक्षित ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर एक्साइटेड होते हुए चारों ओर देखने लगा। ये चीजें काफी पुरानी लगती है। ऋतिक ने चारों ओर देखा और मन ही मन कहा। वहां कर अभी भी कुछ हथियार बचे हुए थे, जैसे लंबी तलवारें, छुरी और भी बहुत कुछ, लेकिन उन हथियारों के शरीर गियर से बने हुए थे जो अजीब लग रहे थे। जब करण ने एक लंबी तलवार उठाई तो उसे तलवार के हैंडल के ऊपर हल्के डेंट दिखाई दिए। ये किस तरह की स्वॉर्ड है? करण ने उस तलवार पर कई गियर्स देखे जो छोटे और बड़े थे। उनके पास एक अजीब मशीन संरचना भी थी, जैसे कि वो एक मैकेनिकल तलवार हो। उस अजीब सी हथियार को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे ऑब्जर्व करता रहा था। क्या तुम्हारे पास कोई जीन क्रिस्टल है? ऋतिक ने रक्षित से पूछा। हाँ, रक्षित ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे एक जीन क्रिस्टल उसकी ओर फेंक दिया। जब ऋतिक सो रहा था तब उन्होंने एक मॉन्स्टर को मारकर वो जीन क्रिस्टल हासिल किया था। ऋतिक ने वो जीन क्रिस्टल लिया और छूने पर उसे ठंडा महसूस हुआ। वो जीन क्रिस्टल बड़ा नहीं था लेकिन काफी भारी था। ऋतिक ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर उस मैकेनिकल स्वॉर्ड के हैंडल के ऊपर बने बॉक्स में जीन क्रिस्टल रख दिया। वो जीन क्रिस्टल उस बॉक्स में एकदम फिट बैठ गया, मानो वो उसी के लिए बना था। ऋतिक के आसपास मौजूद सभी लोगों इस नज़ारे को गौर से देखने लगे। मैकेनिकल स्वॉर्ड के पीछे एक बटन होता था जिसे दबाया जा सकता था। जैसे ही ऋतिक ने उस बटन को दबाया, स्वॉर्ड के शरीर पर लगे गियर धीरे धीरे घूमने लगे, जिससे ऐसी आवाज आने लगी कि लोग अपने दांत भींचने पर मजबूर हो गए। ये चल रहा है, करण ने चिल्लाकर कहा। जल्द ही गियर तेजी से घूमने लगा और अगले ही सेकंड में इसने एक चमकदार सफेद रोशनी बाहर निकली और उसने मैकेनिकल स्वॉर्ड के ब्लेड को ढक लिया। यह क्या है? एक सोल्जर ने कहा, उसका मुंह हैरानी में खुला हुआ था। ये एक हथियार है जिन्हें चलाने के लिए जीन क्रिस्टल्स का यूज करना होता है। ऋतिक ने उन्हें बताया, फिर किनारे पर रखी एक मेटल ब्लॉक की ओर स्वॉर्ड से हमला किया। पेंग, मेटल्स के आपस में टकराने की एक तेज आवाज हुई और उस मैकेनिकल स्वॉर्ड से सफेद धुएं की एक धार निकली, जिससे उस मेटल ब्लॉक पर एक गहरी दरार आ गई। ये काफी तेज है, रक्षित ने सरप्राइज होते हुए कहा। उस मैकेनिकल स्वॉर्ड की धार पहले से ही हाई रैंक्स के हथियारों के हमले भी नाकाम कर सकती थी।
यहाँ तक कि शायद उसकी अपनी स्वॉर्ड भी उस मेटल ब्लॉक पर इतनी आसानी से दरार नहीं डाल सकती थी। जैसे ही लिन शियू ने बटन फिर से दबाया, मैकेनिकल स्वॉर्ड ने एक पल में घूमना बंद कर दिया। जो रोशनी निकली थी वो भी उसी पल गायब हो गई। ये पावरफुल है, लेकिन इसे चलाने के लिए बहुत सारे जीन क्रिस्टल्स लगते हैं, और इस प्रकार की मैकेनिकल स्वॉर्ड को 100 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। ऋतिक ने उस बॉक्स में मौजूद जीन क्रिस्टल की ओर देखते हुए कहा, जो पहले से थोड़ा छोटा हो गया था। वो मैकेनिकल स्वॉर्ड केवल कुछ टाइम तक ही लड़ाई में काम आ सकती थी, इसके अलावा उसका यूज करना पूरी तरह से बेकार था, और यही कारण था कि इसका प्रोडक्शन भी बंद कर दिया गया था। हालांकि पुरानी हिस्ट्री के अनुसार उस समय में बहुत से ऐसे वॉरियर्स भी थे जो मैकेनिकल हथियारों की मदद से काफी पावरफुल हुए थे। ऋतिक ने अपनी निगाहें जमीन की ओर की और ध्यान से कोई चीज ऑब्जर्व करने लगा। जमीन पर कई सारे ब्लेड, गियर्स और तरह तरह के मेटल्स और कुछ मशीनें मौजूद थी। कुछ देर और इधर उधर ऑब्जर्व करने के बाद वो लोग वहां से आगे जाने लगे, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जमीन पर पड़े टुकड़ों पर चल रहा हो। ऋतिक ने आईब्रोज सिकोड़ ली और अपने भाले को कसकर पकड़ लिया। रक्षित और बाकी सोल्जर्स भी सतर्क हो गए थे। ये साफ था कि कोई वहां से गुजर रहा था। अगर वो इंसान नहीं होता तो वो एक इवॉल्व मॉन्स्टर या ज़ोंबी होता। सभी लोग अलग अलग कोनों में जाकर छुप गए थे, और तभी उनकी जाकर 6 लंबे आदमियों पर पड़ी। वो सभी लड़ाकू कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में सभी प्रकार के हथियार थे। कोई भी एक नज़र में ही बता सकता था कि वो लोग वॉरियर्स थे। ओह, सेंट्रल सोल्जर्स! सामने खड़ा एक आदमी ऋतिक और बाकी लोगों की ओर देखने लगा। फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने कहा, लगता है तुम लोगों को कुछ अच्छा मिला है। एक आदमी की नज़र ऋतिक के हाथ पर पड़ी और उसने हंसते हुए कहा। मशीनी स्वॉर्ड को देखकर उसकी आंखों में लालच की झलक दिखाई देने लग गई थी। वहां का एरिया खतरनाक था और वहां सोल्जर्स को छोड़कर कोई भी नहीं आता था। उन लोगों को पता चला था कि डेथ रीजन के आसपास पुराने युग के अवशेष मौजूद थे। हालांकि अब ये चीजें खत्म कर दी गई थीं, फिर भी इन्हें शिल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। आखिरकार ये चीजें काफी पावरफुल थी और बहुत से लोगों को पसंद भी आई थी, इसलिए इनकी अच्छी कीमत मिल सकती थी। चैप्टर 40 साइमन ज़ॉम्बीज़ का हमला। जो भी आइटम तुम लोगों ने हासिल किया है उसे हमें सौंप दो। हम सेंट्रल के किसी सोल्जर्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आदमी ने भयानक तरीके से हंसते हुए कहा। हा, उस आदमी की बात सुनकर बाकी लोग भी हंस पड़े। तुम्हारा मतलब क्या है? इस समय रक्षित का चेहरा काला पड़ गया था और उसने उस आदमी से पूछा। वो आदमी और उसकी गैंग जानती थी कि रक्षित और उसके साथी सोल्जर्स थे, लेकिन फिर भी वो लोग उन्हें धमकी देने की हिम्मत कर रहे थे। इससे यही पता चलता था कि उन लोगों को अपनी पावर्स पर पूरा भरोसा था। रक्षित ने उन 6 लोगों की ओर अपनी नजरें घुमाई। उनमें से 5 लोगों के पास रैंक 1 की ताकत थी, लेकिन कमर तक लंबे बालों वाला इंसान उसे एक पावरफुल एहसास दे रहा था। रक्षित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी ऋतिक अपने हाथ में मौजूद मैकेनिकल स्वॉर्ड को उन लोगों की ओर फेंक देता है। लेकिन उसने पहले ही चुपचाप बॉक्स में लगे और क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया था। वाह, ये लड़का तो बहुत होशियार है, एक आदमी ने स्वॉर्ड लेते हुए कहा और ऋतिक की ओर देखा। मैकेनिकल स्वॉर्ड में केवल थोड़ी सी जंग लगी हुई थी और वो काफी डैमेज थी, लेकिन ओल्ड आइटम होने के कारण उसकी अच्छी कीमत मिल सकती थी। और क्या क्या छुपा रखा है तुम लोगों ने अपने पास? एक आदमी ने ऋतिक और बाकी लोगों की ओर देखा और अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। हम एक मिशन पर हैं, इसलिए हम यहाँ से कोई भी आइटम नहीं ले जा रहे। रक्षित ने हल्की परेशानी के साथ कहा। मुझे तलाशी लेनी दो। उस आदमी की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी और वो ऋतिक और बाकी लोगों के पास जाने लगा। रक्षित और बाकी सोल्जर्स की आईब्रोज सिकुड़ गई और उन्होंने अपने हाथों में हथियारों को कसकर पकड़ लिया। चलो वापस चलते हैं। तभी उसके पीछे खड़ा लंबे बालों वाला आदमी, जो अब तक चुप था, उसने अपने साथियों से कहा। जो आदमी ऋतिक की ओर बढ़ रहा था, जब उसके कानों में लंबे बालों वाले आदमी की आवाज़ सुनाई दी तो वो वहीं रुक गया। फिर हंसते हुए सोल्जर्स से कहने लगा, तुम लोग तो काफ़ी किस्मत वाले हो। इतना कहते हुए वो आदमी आने साथियों के साथ दूसरी दिशा में आगे बढ़ गया। लीडर रक्षित, आपने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? उन्हें यही जान से मार देना था, करण ने गुस्से में कहा। उन लोगों का एटीट्यूड देखकर सभी सोल्जर्स गुस्से में थे। उन सभी ने रक्षित की ओर देखा जो उस टीम का लीडर था। अगर उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया था तो वो लोग भी पहले हमला नहीं कर सकते थे।
रक्षित ने करण की ओर एक नजर डाली, फिर मुंह बनाते हुए उससे कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं तो। करण पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, फिर शांत होते हुए जवाब दिया, वो लंबे बाल वाला आदमी रैंक 3 का वॉरियर है। ऋतिक ने उन दोनों की बात को बीच में टोकते हुए कहा। क्या? जैसे ही ऋतिक ने ये कहा, करण और बाकी सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। तो तुम्हें भी उसकी पावर्स का अंदाजा लग गया था? रक्षित ने सरप्राइज होते हुए ऋतिक से कहा। हाँ, ऋतिक ने अपना सर हिलाते हुए कहा और ज्यादा कोई सफाई नहीं दी। ऋतिक के पास उसकी सुपर स्किल थी जिससे वो आसानी से किसी का भी लेवल पता लगा सकता था। सोल्जर्स का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होने लगा। रैंक 3 के वॉरियर की ताकत काफी ज्यादा थी और वो लोग उसका सामना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा ऋतिक भी घायल था और अगर वो लोग लड़ते तो जीतने की संभावना काफी कम थी। इस बात को यही जाने दो और आगे बढ़े, रक्षित ने कहा। हाँ, सभी ने एक साथ कहा और आगे बढ़ने लगे। रास्ते में चलते हुए ऋतिक को जमीन पर किसी चीज के हिस्से पड़े हुए नजर आए, जिनमें से कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। ऋतिक ने उन्हें करीब से ऑब्जर्व किया और लगा कि वो किसी प्रकार की मशीने का हिस्सा लग रहा था। ये क्या चीज है? ऋतिक ने उस बारे में गहराई से सोचा और तभी उसे कुछ याद आया। अचानक से उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन आ गए। जब बाकी लोगों की नज़र उस पर नहीं थी तब ऋतिक ने बड़े ही सावधानी से उस चीज को उठाया और एक कोने में रख दिया। वो उठाने में थोड़ा भारी था और उसे यकीन नहीं था कि वो उस मशीन ने दूसरों हिस्सों को भी ढूंढ पाएगा या नहीं। वही दूसरी ओर रक्षित और बाकी सोल्जर्स ऐसी सोचा में थे कि आगे क्या होने वाला था। पहले तो उन्हें कोई भी ज़ोंबी नहीं मिला था, लेकिन थोड़ा और आगे जाने पर आखिरकार उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई दिए। ये किस तरह के ज़ॉम्बी है? रक्षित ने सफ़ेद ज़ॉम्बीज की ओर देखा जो कुछ दूरी पर ही दीवारों और छतों पर चढ़ रहे थे। वो ज़ॉम्बीज धीरे धीरे रेंग रहे थे और दूर से देखने पर कीड़े मकोड़ों की तरह लग रहे थे। रैंक 2 के सिमोन ज़ॉम्बीज। ऋतिक ने उन ज़ॉम्बीज की ओर देखते हुए बाकी सभी से कहा। सुपर आई स्किल से उसे पता चला था कि सिमोन ज़ॉम्बीज बेहद तेज होते थे, लेकिन दूर से देखने पर वो किसी कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए नजर आ रहे थे। वाह ऋतिक, तुम तो चलते फिरते फिलोसफर हो, तुम्हें इतनी नॉलेज आती कहाँ से है? करण ने ऋतिक की तारीफ करते हुए कहा। रास्ते में ऋतिक लगभग हर चीज को पहचान सकता था। मैं उन्हें खत्म करने जा रहा हूँ, एक सोल्जर्स ने उन ज़ॉम्बीज की धीमी स्पीड को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना हथियार पकड़ लिया और आगे जाने लगा। रुको, वहां मत जाओ। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ऋतिक ने तुरंत उन्हें रोक लिया। क्या हुआ? इन 2 दिनों में ऋतिक के साथ रहने के कारण बाकी सोल्जर ही नहीं बल्कि रक्षित भी ऋतिक पर बहुत भरोसा करने लगा था। इसलिए वो सभी ऋतिक की आवाज पर वहीं रुक गए। ये ज़ॉम्बीज अलग है, हालांकि वो धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन वो काफी खतरनाक है। ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए सभी से कहा। ऋतिक की सुपर आई स्किल उसे धोखा नहीं दे सकती थी और उसने जो भी कुछ कहा था वो सब हकीकत थी। ऋतिक को लगता था कि वो धीरे धीरे इसलिए रेंग रहे थे क्योंकि वो ऐसा बस दिखावा कर रहे थे। बाकी जानवरों को तरह अपने खाने की तलाश के लिए वो अक्सर भेष बदल लेते थे। ठीक यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। उनकी हल्की स्पीड देखकर कोई भी उनका शिकार करने चला था, लेकिन इनमें खुद शिकारी का शिकार हो जाता। ऋतिक ने अपने बाएं हाथ में भाला पकड़ा हुआ था, फिर उसने अपने भाले को जमीन पर रखा और अपने दाहिने हाथ में एक लेजर गन निकाल ली। उसने दीवार पर रेंग रहे सफ़ेद ज़ॉम्बी पर निशाना साधा, फिर ट्रिगर खींच लिया और उसे गोली मार दी। उसी एक लेज़र किरण सीधे उस ज़ॉम्बी की तरफ जाकर लगी। लेकिन अचानक से कुछ अजीब हुआ। उन्होंने देखा कि रेंगने वाला ज़ॉम्बी अचानक एक फुर्तीली छिपकली की तरह बन गया और तेजी से उस हमले से बच गया। ये कैसे पॉसिबल है? जो सोल्जर उस पर हमला करने जा रहा था, ये नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। लेजर गन से शॉट हुई बुलेट की स्पीड बेहद तेज थी, लेकिन उससे भी तेज वो सिमोन ज़ॉम्बी निकले। लेकिन उनके पास आगे सोचने का समय नहीं था, क्योंकि इस समय सामने वाले ज़ॉम्बी सतर्क हो गए थे। बड़ी तादाद में वो सिमोन ज़ॉम्बी दीवारों से कूद गए। उनके शरीर जमीन पर झुके हुए थे और वो सभी एक झुंड में इकट्ठा हो गए। दूर से देखने पर एक अपार फैली हुई सेना नजर आ रही थी। इतने सारे! करण ने उस भयानक नज़ारे को देखकर डरते हुए कहा। सभी लोग सावधान हो जाओ और ध्यान रखो कि कोई भी उनके द्वारा काटा ना जाए, ऋतिक ने कहा और वो भी सतर्क हो गया। इस समय उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। उसके कंधों पर लगा घाव बहुत गहरा था और हालांकि वो लगभग ठीक हो गया था, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था।
उसके शरीर के आधार पर घाव को खुले बिना भाला लहराने में सक्षम होने में कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे। रक्षित पहले ही अपने बैटल मोड में आ चुका था और उसने अपने हाथ में लंबी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ रखा था। हाँ, एक रेंगने वाले सिमोन ज़ोंबी ने अपने तेज दांत दिखाने के लिए अपना मुंह खोला और एक जानवर की तरह दहाड़ने लगा। अगले ही पल बड़ी संख्या में रेंगने वाले ज़ोंबी ऋतिक और बाकी लोगों की ओर दौड़ पड़े। उनके अंग जमीन पर थे और वे चीते की तरह तेजी से रेंग रहे थे। वे नॉर्मल रूप से तेज थे। उनकी स्पीड दीवारों पर रेंगने वाली स्पीड के बिल्कुल उल्टा थी। मरो, रक्षित ने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ गया। उसने हवा में अपनी स्वॉर्ड घुमाए और एक ही बार में एक सिमोन ज़ॉम्बी को 2 टुकड़ों में काट दिया। रैंक 2 के इवॉल्व मॉन्स्टर की ताकत केवल रैंक 1 के वॉरियर के बराबर थी। अगर वो लोग सावधानी से लड़ते रहे तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 2 दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद, चाहे हिम्मत हो या हुनर, वो सोल्जर्स पहले से काफ़ी अलग थे। स्विश स्विश स्विश, ऋतिक अपना भाला पकड़कर हमला नहीं कर सकता था और पीछे से गोली चलाने के लिए केवल एक लेजर गन ले जा सकता था। पेंग, एक रेंगता हुआ ज़ोंबी जो वहां एक सोल्जर पर झपटने की कोशिश कर रहा था, लेजर किरणों की चपेट में आ गया और तुरंत ही मर गया। थैंक्स छोटे भाई, अपने ऊपर वार होता देख वो सोल्जर घबरा गया, लेकिन जब उसने ऋतिक को उसे बचाते हुए देखा तो एक राहत की सांस ली। ये रेंगने वाले ज़ोंबी बेहद तेज थे और ज़्यादा संख्या में थे। अगर कोई गलती से गिर गया तो पीछे रेंगने वाले ज़ोंबी पूरी तरह से उसे घेर लेंगे। सावधान, सिमोन ज़ॉम्बीज तेजी से हमारी तरह आ रहे हैं, रक्षित ने चिल्लाकर सभी से कहा। फिर उसने अपनी स्वॉर्ड लहराए और अगले ही पल उसने एक ज़ॉम्बी को 2 हिस्सों में काट दिया। वही दूसरी तरह, लगातार शूटिंग के साथ ऋतिक का निशाना और ज़्यादा सटीक हो गया था। अंत में, ये समझने के बाद कि वे रेंगने वाले ज़ोंबी कैसे हमला करते हैं, वो पहले से ही उनकी मूवमेंट का पता लगा के उन्हें शूट कर सकता था। मेरी मदद करो। वहाँ बहुत सारे रेंगने वाले ज़ोंबी थे और बहुत जल्द, शारीरिक थकावट के कारण, एक सोल्जर पर रेंगने वाले ज़ोंबी ने हमला कर दिया और ज़मीन पर गिरा दिया। जैसे ही रेंगने वाले ज़ोंबी ने उसे ज़मीन पर गिराया, उसने उसका मुंह खोला और उसकी गर्दन पर काट लिया। उसकी गर्दन को काट दिया गया था और खून सीधा बाहर निकल रहा था। हालांकि ऋतिक ने तेजी से रिएक्ट किया और सीधे ज़ोंबी के सिर पर एक लेजर किरण मारी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस समय पीछे रेंगने वाले ज़ोंबी पागल हो गए और उसके शरीर को काटने लगे। इस भयानक दृश्य को देखकर बाकी सोल्जर भयभीत हो गए। एक बार जब लोग डर गए तो धीरे धीरे उनमें लड़ने की इच्छा खत्म होने लगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? रक्षित उन सोल्जर्स की सिचुएशन समझ रहा था, इसलिए उसने चिल्लाते हुए उन लोगों से कहा। रक्षित इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसकी आवाज़ उन सोल्जर्स के दिमाग में गूंज गई। उन सोल्जर्स ने अपने दांत पीस लिए और वापस से लड़ना शुरू कर दिया। सोल्जर के खून से वो ज़ॉम्बीज उत्तेजित और खून के प्यासे हो गए थे और पहले से भी तेज स्पीड में हमला कर रहे थे। जो सोल्जर्स पहले एक्साइटेड लग रहे थे वो अब लाचार और बेबस नजर आ रहे थे।